हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के लिए उन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने जा रहे हैं जो कि कल यानी कि 10 फरवरी 2024 को जो क्वेश्चन जैक बोर्ड ने साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट से पूछा हुआ है, हम लोग उन्हीं सभी प्रश्नों पर बात करेंगे। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा था, इस तरह के प्रश्न होने ही चाहिए परीक्षा में। ठीक है, पहले तो साधारण से सवाल पूछ दिए जाते थे कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, ऐसे सवाल हुआ करते थे। बहुत अच्छा किया है इस तरह के पैटर्न को ला करके, मुझे तो खुशी होती है। कंटेंट बेहतरीन होना ही चाहिए, पढ़ाई में दम होना चाहिए भाई। तो यहाँ पर देखिए, पार्ट ये हमने लिया है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दैट मीन्स की मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, जिसे हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। और इसके अंदर किस ढंग से प्रश्न डाले गए हैं, हर एक प्रश्नों पर अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। पूरी वीडियो के साथ आप बने रहिए, हर एक प्रश्न पर जो है आपको डिटेल नॉलेज मिलने वाला है यहाँ पर। चूंकि क्वेश्चन सीधे सीधे तौर पर अब नहीं पूछे जाएंगे, कभी भी नहीं, और हम चाहते भी हैं कि इस तरह के क्वालिटी कंटेंट हो तो बहुत मजा आता है। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये तो बहुत साधारण सवाल पूछ दिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किस चीज का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का स्टडी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो चैप्टर 2 का ही नाम यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो निश्चित तौर पर उस चैप्टर के अंदर हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को पढ़ते हैं, सिंगल कमोडिटी के केस में भी और टू कमोडिटी के केस में भी। तो यहाँ से जो है वो कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी का इस बार आप लोग बहुत अच्छे से कर लो। जितने भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनसे मेरा एक ही सलाह होगा, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी कर लो, उस नेक्स्ट टाइम जो है वहाँ से आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन था, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, उसके बारे में भी आपसे बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो जनरल प्राइस लेवल है, इसका मतलब सामान्य मूल्य स्तर, जिसके आधार पर हम जो है देश का इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात करते हैं। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। कहाँ पढ़ा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है, सामान्य मूल्य स्तर। और ये भी देखिए, एम्प्लॉयमेंट की बात या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात करेगा तो पूरे देश के लिए संदर्भ में यूज किया जाता है। तो ये भी आपका कहाँ होगा? मैक्रो लेवल की बात कर रहा है, दैट मीन्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है। साथ में सप्लाई ऑफ मनी, जो कि हम लोग यूनिट नंबर 7 पढ़ते हैं, मनी सप्लाई के बारे में, जैसे कि मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का ही नाम है। तो ये भी बहुत बेहतरीन है, सीधे सीधे तौर पर आने की ऐसे प्रश्न पूछे गए ये वाला। ठीक है, ये तो बहुत साधारण सवाल पूछ दिया गया था। केवल और केवल यानी कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर हिंदी मीडियम से भी ले लेते हैं। अच्छा, एक बार देखो यहाँ हमने क्या कहा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। तो हम लोग जान चुके हैं उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। बाकी हम लोग जो सामान्य मूल्य स्तर है इसको हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। इसे यानी कि बेरोजगारी की भी बात हो तो ये भी जो है वो देश में समष्टिगत स्तर पर बात हो रही है। इसी तरीके से अगर हम मुद्रा की पूर्ति की बात कर लेंगे तो इसका भी अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में ही किया जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मनी सप्लाई कहते हैं। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर 2 का ही नाम है, और उसी चैप्टर के अंदर में हम लोग दो वस्तुओं के संदर्भ में जो है क्या पढ़ते हैं, उपभोक्ता संतुलन की बात पढ़ते हैं। एक वस्तु के संदर्भ में बात किया था वो मार्शल साहब थे। कौन थे? मार्शल, जिन्होंने कार्डिनल अप्रोच पर बात किया है, यानी कि गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत पर। और दूसरे जो अर्थशास्त्री थे या फिर दूसरा जो यूटिलिटी का अप्रोच लिया गया है यहाँ पर कंज्यूमर सिक्योरिटी के लिए, वो कौन सा था? तो वो था ऑर्डिनल यूटिलिटी, जिसके लिए हम लोग जो है दो अर्थशास्त्री का नाम जानते हैं यहाँ पर, J.R. हिक्स एंड दूसरे कौन थे? R.J.D. एलन। नाम क्या था उनका? R.G.D. एलन। ठीक है, मतलब एलन और हिक्स दो अर्थशास्त्री थे और दो वस्तुओं के संदर्भ में इन लोगों ने उपयोगिता को बताया था, उपभोक्ता संतुलन को बताया था। और मार्शल साहब जो है वो केवल एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन पर बात करते हैं। ठीक है, वहां से आप लोग इस बार क्वेश्चन कर लेना।
अब देखो अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी। मैंने तो सीधे सीधे कई बार बात बोला है कि एक छोटा सा डेफिनेशन है मार्जिनल यूटिलिटी का, मतलब द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी टू चेंज इन इट्स क्वांटिटी कंजम्पशंस, मतलब कि उपभोग की इकाई में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमने जो है कई सारी वीडियो में जो है वो बताया है कि मार्जिनल यूटिलिटी का सूत्र होता है डेल्टा टीयू बाय क्या होता है, डेल्टा क्यू। समझ गए होंगे, मतलब उपभोग की इकाई में परिवर्तन, डेल्टा मतलब क्या होता है, परिवर्तन, और क्यू का मतलब उपभोग की इकाई में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे, डेल्टा क्यू के जगह पर आप लिख सकते हैं डेल्टा एन, तो भी आपको क्या समझना है, उपभोग की इकाई में परिवर्तन के फलस्वरूप यहाँ पर देखो कुल उपयोगिता में परिवर्तन यानी कि टोटल यूटिलिटी में चेंज। तो यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है किसकी वजह से, रिलेटिव टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड, मतलब कि यहाँ पर वस्तु के कि हम एक अतिरिक्त इकाई उपभोग करते हैं तो उससे कुल उपयोगिता में कितने का परिवर्तन होता है, वहां से आपको सीमांत उपयोगिता का सवाल कर दिया है। देखो वस्तु की मात्रा के सापेक्ष कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर हमने सीधे सीधे तौर पर कहा था, जहां पर कह देगा दर मतलब कि यहां पर परिवर्तन की बात कर रहा है सीधे तौर पर, तो परिवर्तन लिखा भी है। तो यहां पर देखो कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर, तो मैंने बार बार आपको समझाया है, तो इसका हो जाएगा क्या, सीमांत उपयोगिता। जैसे कह देगा कुल लागत में परिवर्तन की दर तो सीमांत लागत, कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर तो सीमांत उपयोगिता। ये जो दर शब्द का प्रयोग करता है ना वो सीमांत के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं, ध्यान से सुन लीजिए हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अच्छा हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट या फिर कथन रिलेटेड टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आर करेक्ट, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इंडिफरेंस कर्व के सापेक्ष में बात बिल्कुल सही है, ये बताइए। तो इंडिफरेंस कर्व का दूसरा भी आपको हम नाम यहीं पर बता देते हैं, हमने कई बार जो है वीडियो में उल्लेख किया है इस बात का कि इसको हम समसंतुष्टि वक्र कहते हैं, तटस्थता वक्र कहते हैं, उदासीनता वक्र का दूसरा नाम है, या फिर हम समसंतुष्टि वक्र भी कहते हैं, यानी कि आइसोसैटिस्फैक्शन कर्व भी कहते हैं। आइसोसैटिस्फैक्शन कर्व के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, यानी कि समान स्तर का संतुष्टि देता है ये। अब देखो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस यूजिंग द फॉलोइंग कोड्स। अच्छा कोड डाला हुआ इसमें ना, ठीक है, कोड देख लेते हैं किस प्रकार से कोड दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला ऑप्शन क्या है, द यहाँ पर प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इज मोनोटॉनिक, बिल्कुल बात सही है। कंज्यूमर यहाँ पर क्या होता है, मोनोटॉनिक, मोनो का मतलब सिंगल, टॉनिक मीन सेटिस्फैक्शन, मतलब कि कंज्यूमर को ना हम लोग जानते हैं ना इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है भाई, जनरली कन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है, ये देख लो कन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है ना, ये आईसी जनरली ऐसा बनता है, हो तो सकता है कनकेव भी और सीधी रेखा भी, लेकिन जनरली कैसा बनता है, कन्वेक्स बनता है। और इसके पीछे हम लोगों ने रीजन भी समझा हुआ था कि यहाँ पर एमआरएस घटने की वजह से ये कन्वेक्स होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि अगली बार ये सवाल करे कि एमआरएस घटने की वजह से उदासीनता वक्र का आकार कैसा होता है, तो मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर यहाँ पर कोई पॉइंट हो या फिर यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशंस हो, यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशंस हो, इस पर कई सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन सभी कॉम्बिनेशंस क्या देते हैं कंज्यूमर को, सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर मोनो का मतलब भी होता है सेम मतलब सिंगल, एक ही जैसा सेटिस्फैक्शन यहाँ पर दे रहा है कंज्यूमर को। अब समझ गए होंगे, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा समझिए, कह रहा है कि जनरली, लो लगता है वही ऑप्शन आ गया, जनरली एन इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव, नहीं कनकेव नहीं होता भाई, कनकेव बिल्कुल भी नहीं होता है, ये ऑप्शन यानी कि गलत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है ना, ये इंडिफरेंस कर्व के सापेक्ष में बात गलत लिखा गया है, क्योंकि जनरली हमने जहां तक बात किया कैसा होता है, कन्वेक्स होता है, मैंने अभी जिक्र कर दिया। आगे देख लेते हैं तीसरा क्या ऑप्शन है। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है
इंडिफरेंस मैप। अच्छा, इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या होता है? उदासीनता मानचित्र, हिंदी में कहते हैं इसको उदासीनता मानचित्र। और हमने इसका भी कई बार जो है उल्लेख कर दिया है। मॉडल पेपर का जो हमने वीडियो अपडेट दिया था आपको सुपर कंसेप्ट क्लासेस के ऊपर में, उसमें ढोल बजा करके सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, जाकर के देखो, जाकर के मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ था। 56 मिनट में जो है वीडियो अपडेट मैंने दिया था, 56 मिनट में। और मात्र मैंने मॉडल पेपर का कितना क्वेश्चन किया था? 10 क्वेश्चन किया हुआ था। जाकर के देख लेना, उसी से जो है ना ज़्यादातर आपके सवाल पूछे गए एग्जामिनेशन में। मैंने बाकी क्वेश्चंस किया भी नहीं है अभी तक जाकर के देखो, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, इंडिफरेंस कर्व हमने खींच लिया IC1, इंडिफरेंस कर्व खींच लिया मैंने IC2, इसी प्रकार से इंडिफरेंस कर्व खींच लिया मैंने फिर से IC3। तो इस तरीके से जब एक साथ में कई सारे इंडिफरेंस कर्व खींचे जाते हैं तो इसी का नाम होता है इंडिफरेंस मैप। तो यहाँ पर कह क्या रहा है, अब देखते हैं ध्यान से। कह रहा है कि द इंडिफरेंस कर्व लोकेटेड एट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मेजर्स ऑफ रिलेटिवली हाईली यूटिलिटी लेवल। बिल्कुल देखो, ये हमारा पॉइंट ऑफ क्या है? ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है। और मूल बिंदु से जितना ज़्यादा दूर रहेगा ना इंडिफरेंस कर्व इधर ऊपर की तरफ, उतना ज़्यादा वो सेटिस्फैक्शन को दिखाता है। इसीलिए तो बोलते हैं हम लोग हाइयर इंडिफरेंस कर्व शोज हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन लोअर इंडिफरेंस कर्व। यानी कि ऊपर वाला उदासीनता वक्र सबसे ज़्यादा संतुष्टि देता है नीचे वाले उदासीनता वक्र की तुलना में। तो इसमें बताइए कि हमने 3 IC कर्व खींचा है, तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कौन देता होगा? तो IC3 सबसे ज़्यादा संतुष्टि देता है। उसके बाद कौन दे रहा है? तो IC2। उसके बाद कौन दे रहा है? IC1। मतलब IC1 सबसे नीचे है, इसी वजह से ये सबसे कम संतुष्टि स्तर को बताएगा और ऊपर वाला सबसे अधिक संतुष्टि स्तर को बताएगा। तो जिस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन में डाला हुआ बात, उसको अगर हम एक बार देख लें तो मन को तसल्ली मिल जाएगी आप लोगों को। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या, सॉरी ऑप्शन में क्या बोला था कि इन इंडिफरेंस मैप the indifference curve located at a distance from the origin measures a relatively highly, यहाँ पर यूटिलिटी लेवल। बिल्कुल सही, मैंने अभी कहा उदासीनता वक्र पर जितने भी चाहे तो आप, टच नहीं करेगा ये, जितने भी चाहे तो आप उदासीनता वक्र खींच सकते हैं एक साथ में। ये होता है उदासीनता मानचित्र यानी कि इंडिफरेंस मैप। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऊपर रहेगा ना, देखो ओरिजिन तो यहाँ है और इससे जितना ज़्यादा डिस्टेंस जाएगा इधर, है ना, ये देखो और भी ऊपर जा सकता है। तो जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे ज़्यादा संतुष्टि स्तर को व्यक्त करता है इंडिफरेंस मैप में। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा आपको। चलिए, हो सकता है अगली बार इंडिफरेंस मैप आपसे क्वेश्चन पूछ ले सब्जेक्टिव में 2 नंबर में कि इंडिफरेंस मैप से आप क्या समझते हैं। मैंने बता दिया, एक साथ में कई सारे उदासीनता वक्र जब खींचा जाता है तो वह अलग अलग संतुष्टि स्तर को दिखलाने वाली रेखाएं, है ना, वो उसी को कहते हैं हम लोग उदासीनता मानचित्र। अब देखो चौथे ऑप्शन में क्या है कि द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये तो MRS बताता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज इक्वल टू द रेशियो प्राइसेस। बिल्कुल सही। हम लोग क्या जानते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए मैंने अभी शुरुआती क्वेश्चन में ही जिक्र किया, 2 कमोडिटी के केस में हम लोग इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइस रेशियो दिया हुआ है ये किसका ढाल है? बजट रेखा का ढाल है, जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैंने कई बार आपको समझाया है, PX/PY बजट रेखा की ढाल होती है और ये नेगेटिव रेशियो के साथ होता है, नेगेटिव साइन के साथ होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यानी कि इन्वर्स रेशियो ऑफ प्राइसेस, है ना, इन्वर्स प्राइस रेशियो आप इसको बोल सकते हैं। ये होता है बजट रेखा की ढाल। ये तो हो गई बात, यहाँ तक का बात खत्म। अब कह रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है और जो बजट रेखा का ढाल होता है, क्या दोनों बराबर होते हैं? बिल्कुल सही। चूंकि यहाँ पर जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कह रहा है तो इसका मतलब होता है MRS। मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि MRS घटने की वजह से कन्वेक्स बनता है, तो इसका मतलब MRS बढ़ने से कनकेव बन सकता है और MRS कांस्टेंट होने से सीधी रेखा भी बन सकता है। तो MRS पर ही डिपेंड करता है कि इंडिफरेंस कर्व का साइज कैसा होगा। तो ये MRS जो है ना बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम के स्टेट में किसके बराबर? तो प्राइस रेशियो के बराबर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर इस चीज़ को डिटेल में आपको समझना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखना कि हमें सर इक्विलिब्रियम स्टेट चाहिए। ये जो है ना, ये वाला वर्ड नोट कर लो कॉपी पर, ये वाला वर्ड आप टाइप कर देना कमेंट में, हम समझ जाएंगे कि आपको जो है वीडियो चाहिए इसके ऊपर में। चलिए, तो यहाँ पर कौन कौन सा सही हो गया? चौथा तो सही था, शायद एक वो केवल गलत था ना। कौन सा गलत था? दूसरा केवल गलत था। मतलब पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही होगा। कहाँ ऑप्शन में? पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल डी में होगा, चूँकि इधर दिख नहीं रहा कुछ।
चौथा उठा। देखो आगे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अच्छा वही क्वेश्चन है हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम में देख लेते हैं क्या, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, उदासीनता वक्र विश्लेषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो हम लोग देखें यहाँ पर कूटों का चयन करना है ना, कूट यूज करना होगा आपको, कोड्स दिए हुए यानी कि देखिए यहाँ पर उदासीनता जो वक्र होता है वो हम लोग का होता कैसे है, तो कन्वेक्स होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कनकेव यानी कि अवतल, ये गलत बात है, तो यहाँ दूसरा तो गलत हो जाएगा। पहला में क्या बोला था, उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट होता है, एक जैसा रहता है, मतलब जितनी संतुष्टि इसको एक बिंदु पर मिलता है उदासीनता वक्र के एक बिंदु पर, उतना ही संतुष्टि दूसरी बिंदु पर, उतना ही संतुष्टि तीसरी बिंदु पर और अदर बिंदु पर भी। ठीक है। तीसरा यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, उदासीनता मानचित्र में मूल बिंदु से दूरी पर अवस्थित उदासीनता वक्र अपेक्षाकृत अधिक उपयोगिता स्तर को मापता है। बिल्कुल सही, जितना दूरी पर रहेगा इंडिफरेंस कर्व, जितना दूरी पर, ओरिजिन ये है और इससे जितना दूरी बढ़ते जाएगा इंडिफरेंस कर्व का, उतना ज़्यादा वो संतुष्टि स्तर को व्यक्त करता है। बिल्कुल बात सही है। और चौथा मैंने समझा दिया आपको कि संतुलन की अवस्था में जो उदासीनता वक्र की ढाल होती है, तो उदासीनता वक्र की ढाल, ध्यान से सुनिए, उदासीनता वक्र की ढाल बताता है MRS, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर। दो वस्तु की बात करते हैं तो x और y भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये इक्वल किसके होते हैं, तो प्राइस रेशियो के यानी कि PX/PY। ठीक है, ये नेगेटिव साइन के साथ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ऑप्शन मैंने कह ही दिया था, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन संख्या हमारा चौथा आ रहा है, बिल्कुल देख लेते हैं इसको भी। ये तो मैंने कई बार समझाया भाई, कई बार मैंने बताया है, सुपर कंसेप्ट क्लासेस पर इसके वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर मैंने चौथे जो है ना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, है ना, फॉर एंड इन्फीरियर गुड्स। मैंने बार बार समझाया कि इन्फीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, ऐसी वस्तुएं होती है जब आमदनी बढ़ने के साथ, यानी कि व्यक्ति की आमदनी बढ़ जाएगी ना, तो उस वक्त जो है ना किसी वस्तु की डिमांड घटा दिया जाता है। सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि इनकम बढ़ने से मांग बढ़ता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो नॉर्मल गुड्स की बात हो गया। इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ रहा है तो नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि इन्फीरियर गुड्स, है ना, इन्फीरियर गुड्स का ढाल क्या होगा, स्लोप क्या होगा। तो डिमांड कर्व का वैसे थोड़े ना, यहाँ पर कर्व कह दिया तो पक्का है, आपको बना करके देखना होगा, रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो इनकम बढ़ने से किसी वस्तु की जब मांग कंज्यूमर कम कर देता है, तो इनकम बढ़ने के साथ जिस वस्तु की मांग को घटा दिया, या फिर आप ऐसा भी बोल लीजिए कि इनकम घटने पर कुछ वस्तुओं की मांग बढ़ा दिया, तो ऐसी वस्तुएं ही जानी जाती है इन्फीरियर गुड्स के नाम से, यानी कि इसे ही हम लोग तुच्छ वस्तु कहते हैं, इसे ही हम घटिया किस्म की वस्तु कहते हैं। और यहाँ पर चूंकि आप डिमांड कर्व पूछा है, तो हम हमेशा से कहते हैं कि जहाँ दो गो वेरिएबल रहेगा पक्का वहाँ डायग्राम बनेगा। मतलब कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या हम कह रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हमको दिक्कत होता है बनाने में डायग्राम, आप देखो, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें लिखना है यहाँ पर, ध्यान से सुनिए, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, किधर सो इनकम हम लिखते हैं वाई एक्सिस पर। ठीक है, इनकम हमने वाई एक्सिस पर लिख दिया, और डिमांड आपको हमेशा से मैंने बताया है, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी जो रहेगी वो कहाँ रहेगी, तो एक्स एक्सिस पर रहेगी। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि मांग की गई मात्रा, आप इधर लिख दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने जो है इनकम को तय कर दिया, ये आपका जो वो डिमांड तय हो गया, मतलब कि यहाँ पर हमने इस लेवल में इनकम को रखा है। तो पहले वाला इनकम है तो आप y1 कर सकते हो, उस समय आपका डिमांड जो है यहाँ पर था Q1। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका अब आमदनी क्या होता है, बढ़ता है, देखो मैंने कहा था इनकम बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर हम इनकम को क्या कर देते हैं, ये था पहले लेवल हमारा इनकम का, अब हम बढ़ा देते हैं इनकम को। तो जैसे ही हमारा इनकम इधर बढ़ा, यानी कि y2 हो गया, तो हमारा जो डिमांड है, अब देखो पहले इधर था, अब क्या हुआ, घट गया। क्यों, चूंकि इनकम बढ़ा था। तो इनकम बढ़ने से जब डिमांड घट जाएगा ना, तब की स्थिति में हम इसको जो है वो अगर खींचें डिमांड कर्व, तो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। बिल्कुल, ये देखो नेगेटिव स्लोप वाला बन गया, चूँकि दोनों वेरिएबल्स के बीच में, एंड दोनों वेरिएबल्स मतलब इनकम और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट किया, नेगेटिव। तो इसलिए इसका स्लोप भी क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। स्वाभाविक सी बात है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा चौथे क्वेश्चन के लिए। चलिए
अब यहाँ पर जाते हैं हम हिंदी से भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एक घटिया वस्तु के लिए है ना मांग वक्र की ढाल होती है, तो मैंने अभी समझा दिया आपको जिस ढंग से ऋणात्मक ढाल होती है। घटिया वस्तु क्यों कहते हैं पता है? हम लोगों की औकात बढ़ जाती है जब, दैट मीन्स कि हम लोगों का जब लेवल ऑफ इनकम बढ़ जाता है, तो हम लोगों के लेवल ऑफ इनकम बढ़ जाने से हम लोग ना कुछ चीज़ों की डिमांड घटा देते हैं। जैसे मान लो इनकम बढ़ने के साथ हमने बाइक की डिमांड बढ़ा दिया होगा, लेकिन उसी टाइम अब हम चूंकि साइकिल नहीं खरीदेंगे, चूंकि हमने उस जगह पर क्या खरीद लिया है, बाइक खरीद लिया है। तो इस वजह से इनकम बढ़ने के साथ हमने साइकिल की डिमांड को घटा दिया, तो वो साइकिल हमारे लिए अब घटिया किस्म की वस्तु हो गई। लेकिन किसी दूसरे कंज्यूमर के लिए वही जो घटिया किस्म की वस्तु है ना, किसी एक कंज्यूमर के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए वही जो है सामान्य वस्तु भी हो सकता है। समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो इनकम बढ़ने के साथ साइकिल की डिमांड घटा दी गई है। क्यों? क्योंकि उस जगह पर बाइक की डिमांड ज़्यादा की जा रही होगी, तो इस वजह से साइकिल उस व्यक्ति के लिए केवल घटिया किस्म की वस्तु है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो घटिया किस्म की वस्तु नहीं है, वो सामान्य वस्तु होगी। जैसे कि अगर मान लो हम गरीब हैं और हमारी आमदनी बढ़ गई अब, है ना, कहीं अच्छा प्रमोशन हो गया, अच्छा जो है मौका मिल गया काम करने का और वहाँ से अच्छी अर्निंग हो रही है, तो इनकम बढ़ने के साथ हो सकता है कि हम तो पहले पैदल चल रहे थे, अब उसके जगह पर हमने साइकिल खरीद लिया है। तो इनकम बढ़ने से अगर हमने साइकिल का डिमांड बढ़ाया है, तो साइकिल हमारे लिए अब यहाँ पर जो है वो हमारे लिए तुच्छ वस्तु नहीं है, हमारे लिए वो इन्फीरियर गुड्स नहीं है, हमारे लिए वो सुपर कमोडिटीज है, या फिर कह लीजिए कि वो हमारे लिए एक नॉर्मल कमोडिटी है, एक सामान्य वस्तु है। समझ गए होंगे हमने क्या बताया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो है ढाल आप बनाएंगे तो कैसा बनेगा, स्लोप कैसा बनेगा डिमांड कर्व का, तो पॉजिटिव स्लोप बनेगा। कैसा बनेगा? धनात्मक ढाल बनेगा। ठीक है, देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो आपका 5वां है ना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहीं से पूछा हुआ है, यहीं से पूछा हुआ है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 5वां कह रहा है क्या, द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अभी मैंने समझाया है कि इनकम जो है ना इंक्रीज हो जाने से, इंक्रीज ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर का इनकम क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो कंज्यूमर का इनकम जब बढ़ जाएगा, तो उस समय जिस कमोडिटी के डिमांड को डिक्रीज कर दिया गया है, उस कमोडिटी को हम लोग कहते हैं घटिया किस्म की वस्तु, जिसे हम दूसरा भी नाम दे सकते हैं गिफिन गुड्स या फिर गिफिन वस्तु। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इनकम के केस में पूछा है गिफिन वस्तु। अगर हमको मूल्य के सापेक्ष में पूछता, तो मूल्य के सापेक्ष में अभी आपको बताते हैं गिफिन गुड्स कैसा होता है। तो यहाँ पर इनकम की बात नहीं करेंगे, बल्कि प्राइस की बात करेंगे कि प्राइस बढ़ने से अगर डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ रहा है, और उल्टा भी प्राइस घटने से अगर डिमांड घट रहा है, यानी कि प्राइस एंड डिमांड में अगर सीधा सीधा संबंध एग्जिस्ट किया, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो बिल्कुल भी नहीं किया, अब ये कह सकते हैं कि गिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। देखो बिल्कुल मांग का नियम लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग मांग के नियम में जानते हैं कि मूल्य बढ़ने पर मांग तो घट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि मूल्य बढ़ने पर मांग और बढ़ गया और मूल्य घटने पर मांग और घट गया। तो ऐसी वस्तुएं जो है ना गिफिन गुड्स कहलाती है, क्योंकि रॉबर्ट गिफिन ने ऐसा जिक्र किया हुआ था, इसलिए रॉबर्ट गिफिन के नाम पर ही गिफिन वस्तु का नाम पड़ गया है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका अगर ढाल बनाएंगे आप प्राइस के सापेक्ष में, तो आपका पॉजिटिव स्लोप बनेगा, लेकिन इनकम के सापेक्ष में बनाएंगे तो नेगेटिव रिलेशन बनेगा, नेगेटिव स्लोप वाला डिमांड कर्व बनेगा अगर इनकम के सापेक्ष में बनाएंगे तब। समझ गए होंगे, क्योंकि रिलेशनशिप आप देखिए और उसके हिसाब से आप काम करिए। समझ गए होंगे। चलो आगे जाते हैं। यहाँ पर अगला जो है ना, अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन तो वही है, हिंदी मीडियम वाला ही ना, केवल हिंदी मीडियम आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घट जाती है, तो इसको हम लोग गिफिन गुड्स कहते हैं। मैंने अभी समझा दिया आपको, ठीक है। यानी कि जितने भी निम्न कोटि की वस्तुएं होती है सब गिफिन वस्तुएं होती है, सब गिफिन गुड्स होते हैं। चलिए खतरनाक भाई, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर इस तरीके से जो है ना एजुकेशन लेवल में जो है चेंजिंग लाए तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाता है। सच कह रहे हैं, मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन पूछ रहा है। हम तो थक गए थे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते पढ़ाते कि अर्थशास्त्र के जनक फलाना कहलाते हैं, फलाने कहलाते हैं, और बहुत जो है अनाप शनाप कंसेप्ट जो है वो ऐसे ऐसे पूछे जाते थे जो कि तुच्छ किस्म के क्वेश्चंस, मतलब वैसा क्वेश्चंस किया नहीं जाना चाहिए। बच्चे रट लेते हैं वैसे क्वेश्चंस, कंसेप्चुअली क्वेश्चंस पूछना चाहिए जिससे कि माइंड हमारा जो है ना खुलता है। और अब क्वेश्चन बहुत बेहतरीन पूछ रहा है, बहुत ज़बरदस्त पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस लेवल के क्वेश्चन जो है वो करते ही हैं ऑफलाइन क्लासेस में। अब आप लोगों को ऑनलाइन में भी ये चीज़ें जो है वो जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगी। हमारी कंप्लीट कोर्सेस आपको यूट्यूब के ऊपर में ही बिल्कुल सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो क्लास 11th का भी, क्लास 12th का भी, ग्रेजुएशन का भी
अब देखिए क्वेश्चन हम छठा बता रहे हैं आपको। छठे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव गुड्स या फिर कॉम्पिटिटिव आइटम्स। देखो ये लोग गूगल से ट्रांसलेट करके लिखते हैं, इसलिए आइटम्स यहाँ पर लिख दिया है गुड्स को, ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझते हैं जैकबोर्ड की परेशानी क्या है। वो लोग हिंदी में टाइप करता है और इंग्लिश में उसको जो है कन्वर्ट करवाता है, कई बार इंग्लिश में टाइप करवाता है और हिंदी में कन्वर्ट करवा देता है, तो इस तरीके से होते हैं। तो ये लोग देखो टाइप नहीं करवाया है क्वेश्चन, दरअसल गूगल से ट्रांसलेट करवाया है, हम यही कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव गुड्स। प्रतियोगी वस्तु कौन सी है आपस में, ये बताइए ना, किसका कॉम्बिनेशन, क्या ये दोनों का कॉम्बिनेशन कॉम्पिटिटिव लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे गुड्स हैं, पूरक वस्तुएं हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ध्यान रखिएगा, पूरक वस्तुएं हैं। पेन और इंक भी क्या है आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, पूरक वस्तु है। यहाँ पर ब्रेड और बटर है ना, मक्खन और रोटी आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। दूध और रोटी है ना, डुबक डुबक के खा रहे हैं, दूध में डाल डाल कर रोटी खा रहे हैं, क्या है वो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। मतलब जब दो वस्तुएं साथ साथ में प्रयोग लाया जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और दोनों वस्तुएं मिलकर के आपकी एक ही उद्देश्य को पूरा करता है, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। क्योंकि कार और पेट्रोल दोनों वस्तु मिल गया तो जाकर के आपकी एक उद्देश्य पूरा हो पाएगा कि आप घूम फिर करके आ सकेंगे। समझ गए कि नहीं, केवल कार होने से काम नहीं चलेगा, केवल पेट्रोल होने से काम नहीं चलेगा, आपके पास दोनों होना चाहिए, तभी आप सफर करके आ सकते हैं, घूम फिर करके आ सकते हैं। चलो समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखो अब ऑप्शन आ रहा है डी, तो ये डी जो है ना आपका बिल्कुल सटीक जवाब है, क्योंकि पूछा था कौन सा कॉम्बिनेशन जो है ना कॉम्पिटिटिव गुड्स है, प्रतियोगी वस्तु कौन सी है। तो हम लोग जाड़े के दिन में क्या खरीदते हैं, या तो कंबल या फिर क्या, रजाई। तो देखो यहाँ पर दिया है ब्लैंकेट्स और क्या, क्विल्ट्स, मतलब कि यहाँ पर हम कंबल खरीदेंगे या फिर रजाई खरीदेंगे। मतलब कि इन दोनों में कंपटीशन आपस में चल रहा है, और कंपटीशन हम कर रहे हैं कि हमको कौन सा पसंद है ना, हमें कौन सी चीज़ें लेनी है, तो हम दोनों में से किसी एक को ही पसंद करके ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रतियोगी वस्तुओं का कौन सा एक संयोग है, प्रतियोगी वस्तुओं का कौन सा एक संयोग है। तो यहाँ पर कंबल और रजाई एक दूसरे का क्या है, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं है, बल्कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है। यानी कि हमने अगर कंबल खरीद लिया तो रजाई खरीदने की जरूरत नहीं है ना, मुझे कंबल ओढ़ा दिए वो बेदर्दी, ऐसे कुछ गाने हैं। तो यहाँ पर कंबल की अगर बात कर लिए तो रजाई नहीं लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, खतरनाक, जबरदस्त, बेहतरीन, शानदार। इस क्वेश्चन को जो है ना आप सुपर कंसेप्ट क्लासेस वाली वीडियो पर जाकर के देख ही लेना। हम कह रहे हैं अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो और हमारी वीडियो को देख रहे हो, निश्चित तौर पर आपको हम कहेंगे कि वहाँ से आपकी पूर्ण संतुष्टि हो जाएगी इस क्वेश्चन के ऊपर में स्पेशली। और मैंने वहाँ पर स्क्रीनशॉट मारने के लिए भी आपसे कहा हुआ था, ठीक है, मुझे याद है, बिल्कुल याद है। देखो सातवें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सातवें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स हैज अ यू शेप, मतलब कि निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है। भाई साहब हम लोग दो ही वक्र ऐसा जानते हैं जिसका शेप यू आकार का होता है। कौन कौन सा जानते हैं भाई साहब, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं कैसा जानते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, हम क्या क्या नोट कर रहे हैं उसको आप कॉपी पर लिख लीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग अगर बात कर लें यहाँ पर तो वो यू टी पी यू टी आउटपुट आने की, और इधर क्या है हमारा, मान लो कोस्ट है। तो एक तो हम लोग एवरेज कोस्ट का शेप जानते हैं कैसा होता है, यू आकार का होता है, यू आकार का। ये इससे जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अल्पकालीन औसत लागत की रेखा यू आकार की होती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया एसी कर्व। दूसरा हम लोग जो यू शेप का जानते हैं वो होता है आपका एमसी कर्व। कौन सा होता है, एमसी कर्व। लेकिन जब एमसी खींचते हैं ना तो इसका नेचर होता है, जो एसी है उससे नीचे से, इधर जब खींचेंगे तो इधर नीचे रहेगा देखो, लेकिन एमसी निकलेगा फिर कहाँ से, तो एसी के मिनिमम पॉइंट से। देखो ये हमारा क्या है, एमसी है, लेकिन कहाँ से निकला ये वाला एमसी, ग्रीन वाला लाइन कहाँ से निकला, एमसी के मिडिल पॉइंट से, या फिर कह सकते हैं मिनिमम पॉइंट से। एसी का कहीं ना कहीं मिनिमम पॉइंट होगा एसी का, और उसी मिनिमम पॉइंट से ये निकला हुआ है। मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा है तब हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा हम क्या करें। पहले यहाँ पर देखो, अगर आउटपुट इधर है, कोस्ट इधर है, तो मान लो कि ये वाला कोस्ट लाइन है, कोस्ट हमारा यहाँ तक हो गया है, ठीक है। और उस समय हम आउटपुट कितना ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर मान लो 1 यूनिट, लेकिन जैसे ही हम आउटपुट बढ़ाते हैं तो एवरेज कोस्ट क्या हो गया, घट गया। पहले यहाँ पर था, अब देखो यहाँ पर आ रहा है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो देखो फिर से क्या हुआ, एवरेज कोस्ट घट गया, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर फिर से आते हैं, फिर से क्या हुआ, थोड़ा सा और घट गया। लेकिन अब देखिए इधर लेते हैं अगर हम आउटपुट,
यहाँ पर कर देते हैं 2 3 4 5। देखो अब आउटपुट बढ़ा रहे हैं तो हमारे देखो एवरेज कॉस्ट भी कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब आप समझ गए होंगे कि अच्छा सर पहले क्या था, पहले आउटपुट जैसे जैसे ना बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट घट रहा था। तो आपने देखा कि जैसे जैसे आउटपुट हम इधर ज़्यादा बढ़ा रहे थे तो यहाँ पर कॉस्ट क्या हो रहा था, एवरेज कॉस्ट घट रहा था। देखो फिर से कुछ ना कुछ घटा है। तो यहाँ पर जिधर जिधर आउटपुट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इधर आउटपुट नीचे, सॉरी कॉस्ट नीचे आ रहा है। लेकिन जैसे फिर से इस पॉइंट पर आए, ये तो हो गया एसी का मिनिमम पॉइंट। ये क्या कौन सा पॉइंट है, एसी का मिनिमम पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं यहाँ पर क्या है, एसी जो है ना एट मिनिमम पॉइंट, ठीक है, एट मिनिमम पॉइंट, मिनिमम MI मिनिमम पॉइंट, आप समझ गए होंगे हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर एसी का मिनिमम पॉइंट है। क्यों कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अगर हम इसके बावजूद भी उत्पादन बढ़ाते हैं तो देखो हमारा एवरेज कॉस्ट बढ़ गया। फिर से अगर हम सीधा नहीं खिंचा पा रहा है यहाँ से, देखो समझ गए होंगे। यहाँ से फिर से अगर हम आउटपुट इधर ज़्यादा लेते हैं फिर से क्या हुआ, हमारा कॉस्ट बढ़ गया, एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है। मतलब कि शुरुआत में जो है ना आउटपुट ज़्यादा लेते टाइम हमारा जो एसी था वो डिक्रीज कर रहा था, फिर जो है एसी मिनिमम पॉइंट पर पहुँच गया और उसके बाद एसी हमारा फिर से बढ़ने लगा। जैसे घर में समोसा बनाओ ना 1 यूनिट, तो बना करके देखो उसका एवरेज कॉस्ट ज़्यादा आएगा। घर में 2 समोसा बनाओगे ना या 2 से अधिक बनाओगे जब, तो तुम्हारा जो है ना एवरेज कॉस्ट कम आएगा, ठीक है। फिर ज़्यादा समोसा बनाओगे फिर कॉस्ट कम आएगा, फिर और ज़्यादा बनाओगे फिर से कम आएगा। लेकिन अब क्या होगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप ज़्यादा आउटपुट लोगे ना तो धीरे धीरे फिर एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस ढंग से आप समझ गए होंगे कि अच्छा ये यू शेप का हो गया। MC जो होता है वो बहुत रफ्तार से घटता है, बहुत रफ्तार से, यानी कि रफ्तार तेज़ होती है घटने की और फिर बढ़ती भी बहुत तेज़ से है। देखो मतलब कि AC धीरे धीरे बढ़ रहा था लेकिन ये देखो फटाक से बढ़ गया। मतलब कि यहाँ पर MC घटता है तो बहुत तेज़ी से घटता है, बढ़ता भी है तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ये दोनों शेप होते हैं यू शेप का। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं आपको कि जो MC होता है ना, MC जो हम छाप रहे हैं अभी, वो हमारा MC कहाँ से जाता है, AC के मिनिमम पॉइंट से जाता है। और AC के मिनिमम पॉइंट को यहाँ पर हम जान रहे हैं अगर, तो इसी पॉइंट पर देखो दोनों कट रहा है, तो इसका मतलब इसी पॉइंट पर क्या होगा, हमारा MC जो है ना इक्वल हो जाएगा किसके, AC के बराबर हो जाएगा। समझ गए होंगे हमने क्या कहा है। और इसी पॉइंट पर AC क्या है, तो AC यहाँ पर है AC एट मिनिमम पॉइंट। क्या हो गया, AC एट मिनिमम पॉइंट, यानी कि न्यूनतम बिंदु पर है, मिनिमम पॉइंट पर है। मिनिमम लिख नहीं पाते हैं कभी कभी, मिनिमम पॉइंट पर है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पर हम जाते हैं और आपको बताते हैं कि देखिए ऑप्शन में कौन सा था। चूंकि यू शेप का 2 ही शेप मैंने बताया, AC होता है और MC होता है। लेकिन MC घटता भी है तो बहुत तेज़ी से, बढ़ता भी है तो बहुत तेज़ी से। मतलब अगर इधर हम लेवल ऑफ आउटपुट पर बात कर लेंगे कि हमारा क्या कंडीशन बना है, तो MC देखो कम है, AC ज़्यादा है। मतलब कि यहाँ पर AC जो है ना ज़्यादा है और MC क्या है, कम है। लेकिन इधर जब बात करेंगे इस पॉइंट से इधर की बात, तो देखो MC फटाक से बढ़ गया था, यानी कि ये देखो ज़्यादा है, इधर देखेंगे ज़्यादा है, और AC हमारा कम निकलेगा। चूँकि आप देखो ऐसे लाइन खींच करके, अगर नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम आउटपुट डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा MC को, यहाँ पर MC देखो MC ज़्यादा है, लेकिन इसी आउटपुट पर AC का देखो, AC क्या है, कम है। मतलब कि इधर वाले में बात कर रहे हैं तो AC हमारा क्या आया है, AC हमारा कम है और MC ज़्यादा है इधर वाले पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, हमारा AC जो हो गया वो कम हो गया और MC यहाँ पर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। और जब ऐसी स्थिति है तो उस टाइम में क्या हो रहा है, ये दोनों बढ़ रहे हैं, MC भी बढ़ रहा है और यहाँ पर देखो AC भी बढ़ रहा है। मतलब कि AC आप कह सकते हैं इस टाइम बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर MC क्या हो रहा था, जब AC ज़्यादा था तो MC भी घट रहा था, AC भी घट रहा था। मतलब कि AC यहाँ पर पूछा जाता है तो AC घट रहा था, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब जाते हैं हम ऑप्शन के ऊपर और दिखाते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पर ऑप्शन डाला हुआ है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स हैज़ अ यू शेप। तो किसका यू शेप का मैंने बताया, अभी कोस्ट का बताया ना, और कोस्ट 2 तरह का बताया मैंने, एवरेज कोस्ट और मार्जिनल कोस्ट। तो ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन में केवल आपको यहाँ पर मार्जिनल कोस्ट दिख रहा है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो देख लो। कह रहे हैं क्या कि निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है, तो सीमांत लागत वक्र का जो आकार होता है वो यू आकार का होता है।
अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है ये वाला, तो सीधे सीधे पूछ दिया। इसमें थोड़ा सा लेवल चेंज करने की आवश्यकता थी, बट हाँ 12th में ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 8वां में क्या कह रहा है कि बाय व्हाट रेशियो विल द प्रोडक्शन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द फैक्टर्स बाय 3 टाइम्स इन द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, नाम खुद ये कह दिया, यहीं से आपको पकड़ना है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, मतलब कि तेजी से के साथ बढ़ रहा है। और जहां हम लोग स्केल की बात करते हैं, हम लोग हमेशा कहे याद रखने के लिए, स्केल कैसा होता है, लंबा होता है, कलम कैसा होता है, छोटा, तो स्केल होता है लंबा, ऐसे मैंने समझाया था ना। तो जो रिटर्न्स टू स्केल होता है वो आपका सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, ये कैसा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है ना, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जहां पर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज किए जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि इंक्रीजिंग द फैक्टर्स बाय 3 टाइम्स, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको 3 गुना बढ़ा दिया गया है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या हालत होगी, तो इंक्रीजिंग रिटर्न से खुद ही कह रहा है, मतलब जिस रेट में, है ना, जिस रेट में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर रहे हैं, मतलब फैक्टर्स को चेंज करने का जो हमारा परसेंटेज होगा वो हमारा यहाँ पर क्या है, 3% है। तो उसकी तुलना में जो हमारा इंक्रीजिंग यहाँ पर रिटर्न्स टू स्केल बोला है, मतलब आउटपुट जो हमारा होगा, क्वांटिटी आउटपुट, वो हमारा ज़्यादा होगा। तो मतलब कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा जो है वो यहाँ पर मोर देन क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स, 3 गुना से अधिक, चूंकि यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोला है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू बोलता तब हम यहाँ पर 3 लगा देते, चूंकि जिस रेशियो में ये बढ़ रहा है उसी रेशियो में इन दोनों को यानी कि बराबर साइन लगाते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, क्योंकि फैक्टर में परसेंटेज चेंजिंग जो हुआ है वो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कम है, और यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोला है तो आउटपुट में तो ज़्यादा चेंजिंग होगा। तो शुरुआत से यहाँ पर देखो ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, मोर देन 3 टाइम्स, समझ गए होंगे। चलिए, मेरे पास आपको भाई समय लगेगा, लेकिन समय लगता है, एक बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने का समय लगता है। कितना, 9 महीने का समय लगता है एक बच्चा पैदा होने में। और अगर वो बच्चा पहले पैदा हो गया तो अपंग ही निकलेगा, या तो उसको सुनाई नहीं देता है, या तो उसके हाथ पैर ठीक नहीं है, या फिर जो है विकलांग हो जाता है किसी भी प्रकार से। बात सच्ची है लेकिन कड़वी है, ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। इसलिए कोर्स की तैयारी पूरे साल कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, और पूरे 10 महीने हमारे पास जो है ऑफलाइन कोर्स चलते हैं, तो आप वहाँ पे आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। नवयुग इकोनॉमिक्स क्लासेस हम लगा देंगे आपको सारा पोस्टर ऊपर में ही, नवयुग इकोनॉमिक्स क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं आकर के। ऑफलाइन क्लासेस में धमाकेदार तैयारी आपकी हो जाएगी, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, हम आपका 10 महीने अगर समय ले लिए तो आप ना हमेशा के लिए आप जो है निश्चिंत हो जाइए कि अपने बच्चे को घर में पढ़ाना हो या फिर खुद को जो है नई नई चीज़ें सीखनी हो, ये आपके दिमाग में स्वतंत्र रूप से आती चली जाएगी। यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि पैमाने की वृद्धिमान प्रतिफल के उत्पादन फलन में साधनों का 3 गुना वृद्धि करने पर उत्पादन में किस अनुपात में वृद्धि होगी। ये तो वही क्वेश्चन है ना हिंदी मीडियम से, ठीक है। तो ऑप्शन आपका तीसरा, सॉरी यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साधन को कितना गुना लगाया जा रहा है, 3 गुना वृद्धि किया जा रहा है, ठीक है। उत्पादन के साधनों को 3 गुना लगाया जा रहा है, तो हमारा उत्पादन का यहाँ पर कौन सा बोला है, वृद्धिमान प्रतिफल, है ना। तो वृद्धिमान प्रतिफल मतलब कि जितना अनुपात में हम साधन लगा रहे हैं उससे अधिक अनुपात में हमारा उत्पादन बढ़ेगा, तो 3 गुना से अधिक बढ़ेगा, है ना। चलिए आगे जाते हैं। क्वेश्चन संख्या देखिए 9वां, है ना। मात्र कितने कम क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन आपको सारी क्वेश्चंस हम डिटेल में बताते जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज हायर, लगता है वहीं से पूछ दिया क्या। ये क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9 में जो मैंने अभी आपको करवाया है उसी क्वेश्चन का ये लग रहा है, सॉरी क्वेश्चन जो है वो 9 ही है। तो क्वेश्चन मैंने अभी करवाया ना, कौन सा, अभी मैंने क्वेश्चन किया था AC का, कहाँ पर था मुझे याद नहीं है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन, अच्छा मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, किसकी तुलना में, एवरेज कॉस्ट। अच्छा सेकंड पोजीशन वाला पूछ रहा है, मतलब देखो इसका कैसे बनेगा डायग्राम, हम फिर से बना देते हैं। हमने बनाया था अभी कुछ देर पहले ही, अगर आपने स्क्रीनशॉट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखो फिर से हमारी काम होते हैं ईमानदारी पूर्वक देना कंटेंट को। यहाँ पर हमें जो है क्या करना है, AC बना कर लेना है, ठीक है। AC तो U शेप का होता है, मैंने समझा दिया था आपको। और आपका जो MC बनेगा वो तो हमने कहा था AC से नीचे निकलेगा और यहाँ मिनिमम पॉइंट को क्रॉस करते हुए आपका MC बन जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर तो दोनों इक्वल हो रहे हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट यानी कि MC इज हायर देन एवरेज कॉस्ट। तो मैंने समझाया था इधर वाला पार्ट क्या होता है ना। यहाँ पर मैंने समझाया था, एक लाइन ड्रॉ करके, रुको थोड़ा सा,
यहाँ पर हम फिर से कर लेते हैं इसको। देखो हमने यहाँ पर मान लो कि एक्स एक्सिस पर चूंकि हम लोग आउटपुट लिखते हैं ना, आउटपुट को फिर से लिख देते हैं, मेरा आदत है सब बताने का। इधर देखो कॉस्ट भी लिख देते हैं इधर हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, इधर देखो तो इस लेवल ऑफ आउटपुट पर यानी कि OQ लेवल ऑफ आउटपुट पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट देखोगे तो ज़्यादा आ रहा है और एवरेज कॉस्ट आ रहा है क्या, कम। तो यही ना कह रहा था कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज हायर, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट है ना से, तब क्या होगा, देन जो हमारा ऑप्शन होगा एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेज ना, दोनों तो बढ़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेज, मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेज ना, नहीं दोनों गलत है, एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेज, बिल्कुल एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। और लास्ट भी देख लो एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम ना, मिनिमम सिर्फ एक ही जगह होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेज, मतलब ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। समझ गए होंगे हमने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि इस यहाँ पर लेवल ऑफ आउटपुट पर देखो तो MC जो है ज़्यादा है यहाँ पर, यानी कि ये आपका MC ही दिखा रहा है, और AC से खींच रहे हैं हम, यदि ये वाला रेड वाला लाइन से इधर खींच रहे हैं तो पता चला AC कम है। चलिए अगले हम इसी क्वेश्चन को हिंदी से भी एक बार पढ़ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम में है ना, आर्ट्स में, कुछ विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में हैं, तो दोनों में तो बनता है बात। देखो जब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है, मैंने समझा दिया, सिर्फ यहाँ पर आंसर आपको बता देते हैं, औसत लागत क्या होती है, बढ़ती है। चलिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या 10वां में क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन क्या है, सप्लाई से रिलेटेड है। चलिए यहाँ पर कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है ना ऑफ अ गुड इंक्रीजेज बाय 5% व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 5%। दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो यूनिटरी इलास्टिक होगा। वैसे तो आंसर बता दिया आपको, कैलकुलेट भी कर देते हैं। देन कह रहा है कि सप्लाई ऑफ द गुड्स विल बी, है ना, मतलब इलास्टिसिटी आपसे पूछ रहा है, सीधे मैंने हमको समझ में आ गया, चूंकि चेंजिंग की बात कर रहा है ना। यहाँ पर देखो हम सीधे तौर पर क्या जानते हैं, ES बराबर हम लोग जानते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो प्राइस में चेंजिंग होने की वजह से ही जो है ना पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन आता है, मतलब जो कारण होता है वो नीचे रहता है और जो उसके परिणाम स्वरूप होने वाला है रिजल्ट यानी कि वो ऊपर रहता है। तो देखिए डेल्टा P% आपका कितना है, 5%, तो हमने यहाँ पर 5 पुट कर देना है। और डेल्टा यहाँ पर देखो सप्लाई में जो चेंजिंग की बात कर रहा था वो 5% है, तो ऊपर भी 5 कर दो, तो दोनों का रेशियो कितना निकलेगा, 1 का मतलब यूनिट इलास्टिक सप्लाई या फिर यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई या फिर सम लोचदार पूर्ति इसको बोल सकते हैं, या फिर इकाई लोचदार पूर्ति भी बोल सकते हैं। अच्छा यहाँ इकाई लोचदार ही लिखा है देखो कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने पर, कीमत में कितना, 5% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा में 5% से बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि दोनों सेम टू सेम है, यानी कि जितना परसेंटेज चेंज हुआ क्वांटिटी सप्लाई में, अगर उतना ही परसेंटेज चेंज होता है प्राइस में, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ES जो हमारा निकलता है ना वो 1 निकलता है, जैसे कि मैंने अभी कैलकुलेट करके दिखा दिया, सिर्फ मैंने यहाँ पर तरीका अलग किया है। चलिए आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन संख्या 11, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन कह रहा है 11वां क्या, कि इफ़ द यूनिट टैक्स इज लिविड, लगाया जाता है बाय द गवर्नमेंट, किस पर लगाया जाता है, ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी, यानी कि उत्पादन जिस वस्तु का हो रहा है सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया है। देन द सप्लाई ऑफ द गुड, देखो जब भी सरकार टैक्स लगाती है तो प्रोडक्शन करने वाले व्यक्ति को जो है ना डिमोटिवेशन मिलता है इससे, है ना, डिमोटिवेट हो जाते हैं वो लोग, प्रोड्यूसर यानी कि। तो जहाँ डिमोटिवेट हो गया सप्लाई तो घटा देगा उस टाइम में, तो कह रहा है देन सप्लाई ऑफ द गुड, तो सप्लाई क्या हो जाएगा उस टाइम में, विल रिड्यूस्ड, घट जाएगा, पूर्ति उस टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो इसी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हिंदी से। कह रहा है कि यदि सरकार के द्वारा वस्तु के उत्पादन पर इकाई कर लगाती है ना, कितना इकाई कर लगाती है, तो उस वस्तु की पूर्ति क्या हो जाएगी, तो कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर ना टैक्स लगने के बाद डिमोटिवेट हो जाता है और इस वजह से वो अपनी सप्लाई को घटा देगा, है ना। मतलब कि पूर्ति को प्रभावित किया यहाँ पर किसने, टैक्स ने, आप कह सकते हैं। आप लोग को क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ये आपके मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन किया हुआ था ना, वहीं की हम बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 12 में क्या है, क्वेश्चन संख्या 12 में कह रहा है कि व्हेन द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म इज अ पैरेलल टू द
प्राइस एक्सिस, प्राइस एक्सिस का मतलब वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पैरेलल में ही जो है सप्लाई कर्व खींचा जाएगा, द सप्लाई रिलेटिव टू द प्राइस इज, मतलब अच्छा इलास्टिसिटी पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइस एक्सिस का मतलब समझ में आया, प्राइस एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस, क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, प्राइस एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो यानी कि एक्स एक्सिस का नाम है प्राइस एक्सिस। क्यों, हमने हमेशा से कहा है, बहुत बार मैंने जिक्र किया है, फिर से कह रहे हैं, सुपर कंसेप्ट क्लासेस के ऊपर में डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं जाकर के, यूनिट नंबर 3 वाली वीडियो आपको मिल जाएगी वहाँ पर। देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ले लिया है इस ढंग से, ठीक है, जहाँ पर हमें प्राइस पता है वाई एक्सिस पर ही दिखाए जाते हैं, ऐसा सिर्फ और सिर्फ हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। तो वाई एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस एक्सिस कहते हैं, चूंकि वाई एक्सिस पर ही क्या दिखाते हैं, प्राइस को। एक्स एक्सिस पर क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी सप्लाई को, यानी कि पूर्ति की गई मात्रा को हम लोग लिखते हैं एक्स एक्सिस पर, तो इसीलिए हम लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि पूर्ति की गई मात्रा। ध्यान से देखिए अब क्या कह रहे हैं, सो यहाँ पर हमने जो है वो एक बार क्वेश्चन देख लेना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था हम भूल चुके हैं, कभी कभी भुला जाते हैं। हाँ यहाँ पर देखो प्राइस एक्सिस के पैरेलल में कह रहा था, ठीक है, बना लेते हैं इसको प्राइस एक्सिस के पैरेलल में ही। प्राइस एक्सिस कैसा है, वाई एक्सिस लिखो, इसी के पैरेलल में जनरली सप्लाई कर, देखो ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि प्राइस एक्सिस के पैरेलल में हो गया है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल में हमने कर दिया। तो हम जान रहे हैं क्या कि प्राइस यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है, बढ़ सकता है, प्राइस घट रहा है, लेकिन प्राइस में इन्फिनाइट चेंजिंग होने के बावजूद भी सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ा, सप्लाई आज भी ढीठ की तरह OQ क्या OQ ही टिका रह गया, मतलब कि देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई टू चेंज इन इट्स प्राइस, मतलब प्राइसेस में खूब ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, प्राइस कभी यहाँ है कभी यहाँ है कभी यहाँ है, लेकिन सप्लाई पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कोई जो है प्रभाव यहाँ पर पड़ा ही नहीं प्राइसेस के चेंज होने से, मतलब सप्लाई में जीरो चेंजिंग आप बोल सकते हैं, मतलब इसको आप शून्य लोचदार भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जीरो इलास्टिक सप्लाई भी बोल सकते हैं इसको, या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीरो इलास्टिक बोलिए, जीरो इलास्टिक सप्लाई, या फिर एक और नाम दे सकते हैं आप इसको परफेक्टली इन इलास्टिक, क्या देंगे नाम, परफेक्टली क्या नाम देंगे, इन इलास्टिक सप्लाई। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए आगे जाते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, हमें तो देख करके मज़ा आ गया क्वेश्चन, ठीक है। चूँकि यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन में क्या कर, अच्छा इसका जवाब हमने नहीं बताया ना, जवाब यहाँ पर देख लो ऑप्शन के अनुसार, जवाब क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पैरेलल में मैंने अभी खींचा था तो जीरो था, परफेक्टली इनइलास्टिक मैंने कहा था, ऑप्शन डी में है। चलिए आगे जाते हैं, इसी क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। हिंदी में क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक फर्म का पूर्ति वक्र कीमत अक्ष, मतलब क्या होता है मैंने समझा दिया, एक्स अक्ष होता है कीमत अक्ष का मतलब, तो कीमत अक्ष के समांतर होता है, तो पूर्ति की कीमत सापेक्ष यहाँ पर क्या हो जाएगी, पूर्णतया बेलोचदार हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी जस्ट ड्रॉ किया था कि जनरली सप्लाई कर्व होता है ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग वाला, जनरली वैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जानते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, यानी कि मूल्य अक्ष के पैरेलल में हो जाएगा ये, तो इसका ES क्या हो जाता है, जीरो, जिसको हम बोल रहे थे शून्य लोचदार पूर्ति, यानी कि जीरो इलास्टिक सप्लाई। क्वेश्चन संख्या 13 देखिए, 13वें नंबर पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंडर साइटरस पेरिबस कंडीशन, साइटरस पेरिबस का मतलब होता है यदि अन्य बातें समान रहे तो, ठीक है। What will be the effect of price hike of factors of the equilibrium price? अच्छा ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पर, जो फैक्टर्स का प्राइस है वो हाइक हो जा रहा है, मतलब बढ़ जा रहा है। देखो ये लोग गूगल से ट्रांसलेट करके डालते हैं क्वेश्चन को, मैंने पहले भी कहा आपको, तो यहाँ पर ध्यान रखिए प्राइस बढ़ जाता है, किसका, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाता है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस पर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, अगर जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन का जवाब तो दे ही नहीं सकते, और कई लोग इसको जो है आपको सीधे सीधे कर रटवा देते हैं, तो वो गलत है, पूर्णतः गलत है। हम कहते हैं पढ़ाई और कमाई के साथ कभी भी जो है वो बदतमीजी नहीं करना, ईमानदारी से पढ़ना, ईमानदारी से कमाना। देखो यहाँ पर हमने क्या खींच लेना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने खींच लिया है। अब हमें जिस ढंग से कहा गया है कि इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बात कर रहे हैं, और मैंने वहीं पर आपको समझाया था कि ये देख लीजिए
हमने क्या करना है, डिमांड कर्व खींच देना है, जो कि आप जानते हैं जनरली कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। अब आगे देखिए सप्लाई कर्व कैसा होता है, तो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इस ढंग से मैंने बताया है कई बार। तो यहाँ पर देखोगे कि ये जो प्राइस और यहाँ पर जो आपका दोनों लाइन कट रहा है, डिमांड वाला भी सप्लाई वाला भी, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था, फिर से जिक्र कर रहे हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में जब किताब लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पूरी हिसाब किताब ले लो हमसे, कह रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किताब लिखा हुआ था उन्होंने या नहीं लिखा हुआ था बताइएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा था कब, 1890 में। और उन्होंने जो है ना उसी किताब में जिक्र कर दिया था कि जहां पर मांग और पूर्ति की रेखाएं आपस में कटती हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहां पर दोनों का मान होगा बराबर। मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो गए, यहाँ पर इक्वल हो गए हैं। और जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल हो जाते हैं, वहीं पर हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस साइड में हम लोग लिखते हैं क्वांटिटी। तो यहाँ से हम आपको बताते हैं कि हमारा जो ये वाला पॉइंट है, इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि संतुलन का बिंदु कहेंगे हिंदी में, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यहाँ से अगर हम क्वांटिटी के साइड में देखो नीचे लाइन खींच दिए तो ओ से लेकर के क्यू तक हो जाता है संतुलन की मात्रा। और यहाँ पर ध्यान देंगे तो प्राइस हमें कैसे खींचना होता है, प्राइस देखो हम वाई एक्सिस की साइड में ऐसे कर लेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पर ही हम लोग बार बार कह रहे हैं प्राइस को लिखते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ तय हो गई, मतलब ये प्राइस और ये क्वांटिटी तय हो गया। आप चाहते हैं अगर इसको P1 Q1 करना तो वो भी कर सकते हैं, E1 करना चाहते हैं कर सकते हैं। नाम में क्या रखा है साहब, नाम तो बहुत छोटा है ना, नाम क्या रखा है। तो यहाँ पर देखो अब हम लोग क्या जानते हैं इसका, अब जो क्वेश्चन में कह रहा था कि फैक्टर्स के प्राइस को बढ़ा दिया गया, क्वेश्चन याद है या भुला गए, क्वेश्चन जो है वो हमें याद है बिल्कुल अच्छे से। कह रहा था कि फैक्टर्स का प्राइस जो क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, यानी कि उत्पादन के जो भी साधन हैं उसको महंगा कर दिया गया है फैक्टर मार्केट में। चूंकि लैंड, लेबर, कैपिटल ये सब हमको महंगा में मिल रहा है अब, यानी कि रेंट मिल रहा है तो भूमि मिल रहा है तो महंगा रेंट में मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर हमको लेबर मिल रहा है तो महंगे में मिल रहा है, अगर पूंजी मिल रही है हमको तो महंगे में मिल रही है। मतलब सारे फैक्टर्स के यहाँ पर जो प्राइस है वो बढ़ गया है। और ऐसी स्थिति में हमने कहा प्रोड्यूसर डिमोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि जो लेबर है वो अधिक जो है पैसा खोज रहा है, जो भूमि का मालिक है वो रेंट अधिक खोज रहा है। तो इस तरीके से जो है ना आपको साधन अगर ज़्यादा जो है महंगे में मिलेगा तो आप अपनी जो है ना वस्तु की पूर्ति को क्या करोगे, घटा दोगे साहब, घटा दीजिए यहाँ पर। अब जो है वो हमने मान लो कि यहाँ पर सप्लाई क्या किया, घटा दिया। आपको मालूम है जब सप्लाई घटता है तो सप्लाई रेखा हम लोग इधर खींचते हैं, बढ़ता तो ये पहले जैसे ये वाला है उसे इधर खींच लेते, बढ़ता तो घट रहा है इसलिए इधर से इधर चला जाएगा, यानी कि लेफ्टवर्ड चला जाएगा, बाईं तरफ चला जाएगा। तो इसका नाम क्या होता है, S1, और यहाँ पर क्या, S1। ध्यान से देखिए यहाँ पर जो पूछा था उसका जवाब आपको मिल जाएगा 1 सेकंड में। अब यहाँ पर दोनों जो है ना, चूँकि डिमांड में कोई चीज़ें हुआ ही नहीं था, सेटरस पेरिबस के नाम लिया था ना, अन्य बातें समान हैं, सिर्फ पूर्ति ही क्या हो रही थी, घट रही थी, तो पूर्ति को मैंने घटा दिया, है ना। कह रहा था क्या, फैक्टर्स का प्राइस महंगा हो गया, तो फैक्टर महंगा हो जाएगा तो प्रोड्यूसर डिमोटिवेट होकर के अपना सप्लाई को घटा दिया। और जैसे ही मार्केट में सप्लाई घटेगा तो पता है जो इक्विवेलेंट प्राइस अभी P बन रहा था ना, हमने P1 नाम कर दिया था ना, चलो हटाते इसको। देखो यहाँ पर जो P नाम किया था वो अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मात्रा घट गया मार्केट में, सप्लाई घट गया, यानी कि संतुलन अब यहाँ पर बनेगी, ठीक है। चूँकि डिमांड खूब करने से थोड़ा ना होगा, सप्लाई चूँकि कम हो गया मार्केट में तो उस वस्तु का दाम अब बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ही पूछा हुआ था ना कि प्राइस क्या होगा, इक्विवेलेंट प्राइस पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप समझ गए हैं बिल्कुल अच्छे से, सुंदर तरीके से मैंने डायग्राम को बना दिया है। बहुत मेहनत लगती है, ईमानदारी पूर्वक कह रहे हैं, वीडियो को दबा करके शेयर जरूर करना, पूरी जो है आपको हेल्प हम करने के लिए तैयार हैं। डायग्रामेटिक, चूँकि हम जाने भी जाते हैं डायग्राम के नाम से ही। चलो, डायग्राम में जो है वो आप लोग जो है वो हमेशा से पूछते रहते हैं और इस वजह से मैंने जो है वो इस पर काम करना शुरू किया और बहुत दमदार तरीके से 6 साल से जो है ऑफलाइन क्लासेस हमारे जो है वो चल रहे हैं, नवयुग इकोनॉमिक्स क्लासेस के नाम से हजारीबाग में ही, ठीक है। चलिए अब जाते हैं यहाँ। अब हमने क्या देखना है, क्वेश्चन को देखना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन को देख लीजिए क्या कह रहा था, बिना विचार किए आगे बढ़ना मना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, मैंने हमेशा से देखा है, लेकिन हमारी वीडियो लंबी ही पसंद की जाती है क्योंकि हम डिटेल एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं।
और आपके लिए ना हम बिल्कुल सारी चीज़ें समाधान कर देंगे भाई। सब कुछ आसान होता है, कुछ जो है ना चीज़ें बड़ा डिफ़िकल्ट जो है प्रस्तुत किया जाता है आपको मार्केट में, इसलिए वो डिफ़िकल्ट लगता है। आपको स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी होती है। तो यहाँ पर बोला था ना अंडर सेटरस पेरिबस कंडीशन, मतलब अन्य सारी बातें स्थिर है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्राइस हाइक ऑफ फैक्टर्स ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस हमेशा से ध्यान रखना, जहाँ इक्विलिब्रियम कहेगा पहले डिमांड का लाइन खींचना, ठीक है, डी, और उसके बाद सप्लाई का लाइन खींचना एस, ये दोनों जहाँ कटेंगे वही वाला देखो प्राइस ये पी कर देना, इधर क्वांटिटी कर देना। मैंने रफली बता दिया आपको यहाँ पर भी। अब देखो ध्यान से, अब क्या कर रहा है कि प्राइस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और कौन सी प्राइस की बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस पर जो है इंपैक्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि फैक्टर्स महंगे हो जाते हैं। हमने डायग्राम में आपको दिखाया था, देखो डायग्राम में क्या दिखाया मैंने कि फैक्टर्स महंगे हो जाते हैं और इस वजह से जो प्रोड्यूसर है वो डिमोटिवेट हो जाता है। प्रोड्यूसर डिमोटिवेट होता है तो सप्लाई जो पहले यहाँ रहता है उस सप्लाई को घटाता है, और जैसे ही सप्लाई घटता है तो प्राइस देखिए बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की अगर बात करता है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी घट गया, लेकिन प्राइस क्या हुआ मार्केट में, बढ़ गया। तो प्राइस पर असर पूछ रहा था, तो इसलिए हम लोग प्राइस का ही केवल यहाँ पर जिक्र करेंगे क्वेश्चन के अनुसार। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज करेगा ना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। चलते हैं यहाँ पर हम हिंदी मीडियम से ले लेते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर क्या कहा, सेटरस पेरिबस का मतलब होता है यदि अन्य बातें समान रहे तो साधनों की कीमतों के बढ़ने पर, यानी कि फैक्टर्स का जो प्राइस है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स क्या हुआ है, बढ़ गया है, तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे ही फैक्टर्स का प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर हो जाता है डिमोटिवेट, बेचारा जो है वो दुखी हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है, और इस वजह से वो अपनी क्वांटिटी सप्लाई को घटा देता है, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में समझा दिया था। और जैसे ही सप्लाई घटेगा मार्केट के भीतर में और डिमांड पहले के जैसा ही बना रहेगा, चूंकि अन्य बातें समान रहने की बात कह रहा है, मतलब मांग पहले की जैसा ही बना हुआ है लेकिन सप्लाई घट चुका है। किसकी वजह से, चूंकि साधन महंगे में मिल रहे हैं, लैंड लेबर कैपिटल सब महंगे में मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पर सप्लाई जो है, जो सेलर है यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो डीमोटिवेट हो गया है, और डीमोटिवेट होकर के उसने अपने सप्लाई को घटा दिया, और फिर जो है मार्केट का इक्विलिब्रियम जो मात्रा है यानी कि संतुलन मात्रा उसमें कमी आ गई थी, और इस वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो मतलब संतुलन कीमत बढ़ेगी। ठीक है, चलिए दबा करके बेहतरीन क्वेश्चन पूछा हुआ है, और बेहतरीन नहीं बहुत बेहतरीन पूछा हुआ है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में बहुत अच्छा जान डाला है, ऐसे क्वेश्चन सब किए जाने चाहिए। देखो यहाँ पर 14वें नंबर में क्या कह रहा है कि इन द केस ऑफ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, जहाँ पर भी फ्री एंट्री फ्री एग्जिट कहा, ध्यान से सुनिए, दो ही मार्केट में ऐसे होते हैं, दो ही मार्केट में जनरली ऐसा होता है, जो कि 12th के अकॉर्डिंग आपको हम बता रहे हैं। एक होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, पहले तो तय कर लो कि कौन सा मार्केट कंडीशन पर बात कर रहा है। परफेक्ट कंपटीशन हम कैसे समझेंगे सर, यहाँ तो मार्केट लिखा ही नहीं है परफेक्ट कंपटीशन है कि नहीं है, सो तो समझेंगे हम लोग कैसे, हम लोग डिटेल में बहुत अच्छे से इस पर वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली का विशेषता, तो जाकर के देख लेना, उसका कंप्लीट वीडियो का लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही ऐड करवा देंगे। ठीक है, वीडियो के ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है ना लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का वीडियो आप जाकर के देख लेना। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं छूटेंगे, वो हमारी गारंटी है, और उस पर जो है 2 वीडियो और भी हम अपडेट आपको दे देंगे, ताकि आप निश्चिंत होकर के जो है एग्जामिनेशन में पहुँच जाएँ। ध्यान से सुनिए अब क्या करें कि इन द केस ऑफ फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट, यहाँ पर दो ही मार्केट में होता है, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, या फिर सॉरी परफेक्ट मार्केट मैंने लिख दिया है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, आप समझ गए होंगे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और एक हमें जो है दूसरा मार्केट पता है, वो होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोली की बात नहीं कर रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक यानी कि एकाधिकारी बाजार, और एकाधिकारी पर भी हम एक वीडियो दे देंगे, हमने दिया है जो वीडियो का लिंक ना, है ना, वो होगा कौन सा आपका परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का। मोनोपोलिस्टिक का हम अलग से वीडियो तैयार कर देंगे। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन मार्केट होता है, इसमें भी फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होता है, दोनों मार्केट में। दो मार्केट में क्या होते हैं, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। तो यहाँ पर देखिए इन द मार्केट, ऐसा यानी कि फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है मार्केट में, द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, अच्छा प्राइस पूछा है तो बहुत सस्ता क्वेश्चन पूछा है। देखो यहाँ हम लोग जानते हैं क्या होता है वो मिनिमम एवरेज कॉस्ट, यानी कि देखो हम लोग जानते हैं ना फ्री एंट्री फ्री एग्जिट मतलब कि स्वतंत्र रूप से जो है वो आ सकता है, कोई भी फर्म बेचने के लिए जा भी सकता है छोड़ करके। ऐसा हमने 3 कंडीशन बताया था,
3 कंडीशन मैंने सो है बहुत अच्छे से समझाया हुआ था। आप जा करके सुपर कंसेप्ट क्लासेस पर इस तरह की वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे चैनल पर भी जो है आपको मिल जाएगा इसकी कंप्लीट वीडियो कंटेंट, जो कि मार्केट के लिए होगा स्पेशली। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर 3 कंडीशन क्या बात किए हुए थे। इन केस ऑफ शॉर्ट रन मैंने 3 कंडीशन बताया था शॉर्ट रन में, कि एक बार हो सकता है कि प्राइस जो है ना ज़्यादा मिल रहा है और एवरेज कॉस्ट कम है मार्केट में, तो ऐसी स्थिति में चूंकि प्राइस ज़्यादा मिल रहा है और कॉस्ट कम ही आने की लगा था, तो आने की प्रॉफिट की स्थिति है जिसको हम एबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। एबनॉर्मल मतलब होता है असामान्य लाभ, खूब ज़्यादा लाभ कमा रहा है चूंकि प्राइस ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट कम है, तो उसको कहते हैं हम लोग एबनॉर्मल। एबनॉर्मल लिख पाएंगे कि नहीं, एबनॉर्मल प्रॉफिट, स्पेस से नहीं बचता है। यहाँ पर देखो दूसरा हमें जो है क्या जानना है, दूसरा हम कंडीशन क्या बताए हैं यहाँ पर, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, और यही तो कह रहा था। और ऐसी स्थिति में ही जो है ना फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है, ऐसी स्थिति में ही फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है, क्योंकि इस स्थिति को हम लोग जानते हैं नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से, यानी कि सामान्य लाभ के नाम से। मतलब इसमें ना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और ना ही ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो ये है सामान्य लाभ, और ये क्या है असामान्य लाभ, बहुत ज़्यादा लाभ आने की। और एक स्थिति जो हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, एक तीसरी स्थिति क्या बनती है यहाँ पर, कि प्राइस जो है वो कम रहता है और एवरेज कॉस्ट रहता है ज़्यादा, तो इस स्थिति में कहते हैं इनकर्ड लॉस, घाटा लग गया। मतलब कि अल्पकाल में ये तीनों स्थितियां देखी जाती है, लेकिन दीर्घ काल में अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए हम केवल यहाँ पर जिक्र करें, तो परफेक्ट कंपटीशन को लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में इस तरह की स्थितियां मिलती हैं, लॉन्ग रन में भी शॉर्ट रन में भी। और केवल लॉन्ग रन में यही स्थिति होता है, लॉन्ग रन में बाकी स्थितियां ये नहीं होता, ये नहीं होता, लॉन्ग रन में ये दोनों नहीं होते जिसको मैंने क्रॉस किया। और यहाँ पर केवल जो है वो लॉन्ग रन में केवल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को ये प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर ही मिलते हैं, जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कह रहे हैं, सामान्य लाभ कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर न्यूनतम खर्चे पर ही ना कोई प्रोड्यूसर अपना उत्पादन जारी रखता है। क्या चाहता है वो, कम से कम खर्चा आया उत्पादन करने में, तो अगर उतने के बराबर उसको प्राइस भी मिल जा रहा है तो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा है, बट हाँ लाभ हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं, अब हम लोग जो है यहाँ पर, अच्छा वही क्वेश्चन है ना, हिंदी मीडियम में पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहे कि बाजार में फर्मों का निर्बाध प्रवेश, मतलब किसी तरह से बाधा नहीं डाल रहा है प्रवेश करने में, और क्या बाह्यगमन मतलब निकास की स्थिति है ना। तो बाजार कीमत यानी कि मार्केट प्राइस किसके बराबर होती है, तो न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये शायद आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन पूछा जाना था ना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 15 में क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट। इस पर भी वीडियो भाई साहब, इस पर भी वीडियो है, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, वहाँ से जाकर देखना। यूनिट 1 का कंप्लीट हमने समराइज करके दिया हुआ था, और सीधे सीधे वहाँ से आपके क्वेश्चन उत्पादन संभावना वक्र का भी पूछा हुआ है। जितना मैंने दिया था बस उतना ही पूछा हुआ है। आपका मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट और माइक्रो इकोनॉमिक एजेंट को भी मैंने वहाँ पर समझा दिया था, छोटी सी जो है क्लिप ले करके देखना। 1 शॉट का रिवीजन हमने डाला था यूनिट 1 के लिए, वो वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ऐड करवा देंगे। तो देखो इकोनॉमिक एजेंट होता कौन है, इकोनॉमिक एजेंट होता है वो व्यक्ति या फिर संस्था जो आर्थिक निर्णय लेता है। आर्थिक निर्णय लेने वाले व्यक्ति और संस्था को ही हम लोग आर्थिक एजेंट कहते हैं। यही डेफिनेशन दिया है आपके एनसीईआरटी किताब में, और हम तो एनसीईआरटी के फैन हो गए हैं। मजा आ जाए तो क्वेश्चन देख करके। कह रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट यानी कि समष्टिगत आर्थिक एजेंट कौन होता है, तो समष्टि मतलब समष्टि का अर्थ क्या होता है, बड़ा। मैक्रो का अर्थ क्या होता है, बड़ा। तो बड़ा आर्थिक एजेंट कौन होगा, जो पूरे देश के लिए आर्थिक निर्णय लेता होगा, जो पूरे राज्य के लिए आर्थिक निर्णय लेता होगा, जो पूरे विश्व के लिए आर्थिक निर्णय लेता होगा। मतलब कि यहाँ पर आप इंस्टीट्यूशंस को देख सकते हैं इस रूप में। तो यहाँ पर बैंक ही केवल ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। और जितने भी यहाँ पर हैं कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, दुकानदार, सब क्या होते हैं आपके, तो ये होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक एजेंट यानी कि छोटे आर्थिक एजेंट। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो निर्णय लेंगे ना उसका प्रभाव केवल इन्हीं व्यक्तियों पर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो बैंक आर्थिक निर्णय लेगा इसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए जैसे देश के अंदर में आरबीआई है ना, हम समझाते हैं यहाँ पर हिंदी मीडियम से बात करेंगे तब, कि निम्नलिखित में से कौन सा समष्टिगत आर्थिक एजेंट है, तो बैंक जो है ना समष्टिगत आर्थिक एजेंट है। सरकार भी क्या होती है,
साथ साथ में ध्यान रखिए गवर्नमेंट भी क्या है, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट है, समष्टिगत आर्थिक एजेंट है, जो कि सरकार पूरे देश के लिए, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक निर्णय लेती है ना। जैसे कि आपको याद ही होगा, हम कहते हैं क्या, 8 नवंबर 2016 को जब सरकार ने नोटबंदी की घोषणा किया, पूरे देश के लोग जो है प्रभावित हो गए। सुबह जाकर के 3 बजे से ही बैंक के पास लाइन में खड़े हो गए। मतलब क्या है, मतलब कि जो सरकार ने आर्थिक निर्णय लिया वो पूरे देश के लिए आर्थिक निर्णय लिया था, नोटबंदी का फैसला। और हमें सिर्फ एक ही गाना याद आया था उस टाइम, और फिर से अभी याद आ गया, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। मतलब आधी रात में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, तो यहाँ पर 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा कर दिया, और उससे पूरे देश के लोग प्रभावित हो गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट भी जो है वो एक आर्थिक एजेंट होती है। इसके साथ में देखेंगे तो अब सेंट्रल बैंक की बात कर लें। सेंट्रल बैंक मतलब केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक तो मौद्रिक नीति बनाती है ना देश में, मौद्रिक नीति बनाती है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। तो वो वहीं से बैठे बैठे एक ऐसी नीति तैयार कर सकती है जिससे पूरे देश के लोग प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि आपको जो है मॉडल पेपर में पूछा भी है ना, कि साख नियंत्रण जो है केंद्रीय बैंक किस प्रकार से करता है। इसके लिए हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं भाई, बैंक रेट पढ़ते हैं, रेपो रेट पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं ना, रिवर्स रेपो रेट पढ़ते हैं, CRR पढ़ते हैं, है ना, SLR पढ़ते हैं। तो ये सब जितनी भी कंसेप्ट्स हैं ये क्या है, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं ना। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR तो पूछ भी दिया है आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग जो है देख चुके हैं कि ये सब सारा जो हमारा ये जो टर्म हमने बात किया, इसी टर्म के हेल्प से ही तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी अपना तैयार कर रहा होता है, उसी से पूरे देश को कंट्रोल कर रहा होता है। यही तो है उसके क्वांटिटेटिव मेजर्स, मात्रात्मक माप। और इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया भाई साहब, इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, पहले से ही है वीडियो, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको, और लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करवा देंगे। देखो मैंने कितने सारे वीडियोस की बात किया है, मतलब कि भर भर के कंसेप्ट जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए थे पहले से ही, और ज़्यादातर कंसेप्ट वहीं से आपको पूछे भी गए। और हाँ, अनाप शनाप वीडियोज़ भी नहीं हैं, अनाप शनाप वीडियोस भी नहीं हैं, हमने कुछ लिमिटेड वीडियोस ही अपडेट किया है, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर काम करने का बिल्कुल भी जो है वो पहले मन नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ऑफलाइन पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है, सीधी बात, ठीक है। लेकिन अब देख रहे हैं चूँकि ऑनलाइन में भी आप लोगों का खूब जो है वो सपोर्ट और खूब जो है वो प्यार मिल रहा है, तो मन करता है कि क्यों ना अपने जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में अपनी कंसेप्ट को साझा करें। सो चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, यानी कि देख सकते हैं क्वेश्चन पूछ दिया है जेमकिंस का, जो है वो यहाँ पर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज ऑथर्ड बाय जेमकिंस। मैंने 10-10 बार समझाया होगा इस क्वेश्चन को, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। ध्यान से देखो, जेमकिंस का पूरा नाम था जॉन मेनार्ड किन्स, इनके पिताजी का नाम था जॉन नेविल किन्स, यानी कि JN किन्स। सुन रहे हैं विनोद, देखो यहाँ पे देख रहे हो विनोद, नाम में कितना फर्क है, JM किन्स और एक में क्या है JN किन्स। मतलब समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जॉन नेविल किन्स। आपको एक और बात बताते हैं कि जॉन मेनार्ड किन्स पता है एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो कि रियल लाइफ में हो रही घटनाओं पर बिलीव करते हैं, काल्पनिक चीज़ों पर नहीं। इसलिए जेमकिंस ने यहाँ तक कह दिया था कि लॉन्ग रन में हम सब मर जाते हैं, तो हकीकत बात करिए, अल्पकाल में जीने की कोशिश करिए। अल्पकाल में हम सब जीते हैं और उसी की चर्चा करनी चाहिए अर्थशास्त्रियों की। तो इसलिए एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो कि वास्तविक जीवन में जीते हैं, तो इनका जो है हम भी बहुत बड़ा फैन है। और साथ में जो है इनके बारे में बताते हैं। मार्शल जो है ना जेमकिंस के ही गुरु थे, मार्शल जी जो हैं वो गुरु थे जेमकिंस के ही, और मार्शल ने ही जो है वो चिट्ठी लिख करके बताया था इनके पिताजी को कि आपका जो बेटा है ना इकोनॉमिक्स का अगर चुनाव कर लेगा तो पूरी दुनिया में धमाका मचा सकता है, तहलका मचा सकता है। और किया भी ऐसा, गुरु का बात मान लिया। और देखो आज जो जेमकिंस हैं वो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाने जाते हैं भाई साहब, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के नाम से जाने जाते हैं। हमें देखो सीधा सीधा आंसर बताना बिल्कुल भी नहीं आता, अगर सीधा आंसर बताते तो हम पहले ही आपको कह देते हैं ऑप्शन ABCD करके जो है वो हम आपको पहले ही डाल देते, 2 मिनट में ख़त्म भी हो जाता वीडियो। लेकिन हमें उसमें मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। आप हमारी वीडियो देखो ना देखो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, बस काम करेंगे ही,
चलिए अब यहाँ पर देखो, जेनकिंस के बारे में मैंने बता दिया, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं। इनके पिताजी का नाम क्या था? जेनकिंस, वो भी कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। जॉन नेविलकिंस इनके पिताजी का नाम था, और मार्शल जो है वो जेनकिंस के ही क्या थे? गुरु थे। तो गुरु देखो क्या कह दिए कि आपका बेटा जो है ना, अगर इकोनॉमिक्स का चयन कर लेता तो पूरी दुनिया में बेहतरीन कर सकता है। तो जेनकिंस ने मान लिया भैया बात, और देखो आज ये फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाने जा रहे हैं। तो जेनकिंस ने किताब जो लिखा था उसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट इन मनी। ठीक है, तो यहाँ पर ये किताब कब छपा था ये भी ध्यान रखिएगा। ये किताब छपा था 1936 में, यानी कि 1936 ईस्वी में। 6 तो बहुत दूर लिखा गया, 1936 में जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ था इस किताब को, यानी कि प्रकाशित हुआ था 1936 में। कौन सी किताब? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट इन मनी। पता है इस तरह से किताब का नाम क्यों पड़ा? इसका प्रभाव पता है कैसे है? इसका पता है इस तरह से किताब का नाम ही क्यों पड़ा? क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन आपको याद होगा 1929, मैंने जिक्र किया है बहुत बार, यूएसए के अंदर में हुई थी महामंदी। ठीक है, और महामंदी के दौरान क्या हुआ था? अमेरिका के अंदर में एग्रीगेट डिमांड जो है घट गया था, शेयर मार्केट धड़ाम से गिरने से वहाँ की जो सामूहिक मांग थी वो कम हो गई थी। समझ सकते हैं, क्योंकि देश के अंदर में डिमांड 2 तरह का होता है। एग्रीगेट डिमांड का जो है आपको हम फॉर्मूला बार बार बता चुके हैं। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C+I। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है ना धड़ाम से वहाँ पर कह सकते हैं कि शेयर मार्केट गिरा था, और इसकी वजह से जो है वो एग्रीगेट डिमांड यानी कि पूरे देश की मांग ही घट गई थी, जिसकी वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ गया था, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर कह सकते हैं मनी सप्लाई का जो एक अलग ही स्थिति देखी गई। तो हम समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां रही होगी। और 1933 तक इसका लहर चला था। कब तक? 1933 तक महामंदी का असर देखा गया था। और उसी टाइम यहाँ पर देखा गया कि सामूहिक मांग के घटने से उत्पादन स्तर नीचे जा रहा है, रोजगार जो है वो घट रहा है ना। उत्पादन स्तर नीचे जाने से रोजगार घटा, रोजगार घटने से लोगों की आमदनी घटी, और फिर से वही स्थितियां जो है वो मांग का निम्न ही लंबे समय तक बना रहा। सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन चीज़ों को मैंने जिक्र कर दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक बार पढ़ लेंगे कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक यानी कि राइटर या फिर ऑथर कौन है? जेनकिंस। तो जेनकिंस ने किताब लिखा था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट इन मनी, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन आपको बताते हैं एक चीज़ अब यहाँ से कह रहे कि वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था? एडम स्मिथ जी ने लिखा था। किसने? एडम स्मिथ ने, जिन्हें हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के जनक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, केवल इकोनॉमिक्स जो बुक था ना ये 1948 में आया था, और ये था सैमुअल्सन की बुक थी। पूरा नाम इनका क्या था? पॉल ए सैमुअल्सन, यानी कि PA क्या नाम था? सैमुअल्सन ना, सैमुअल्सन। ठीक है, जो कि 1948 में किताब आया था। और वेल्थ ऑफ नेशन कब आया था? 1776 में आया था। कब आया था? 1776 में आया था। और प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने तो बहुत बार जिक्र कर दिया इसी वीडियो में भी। तो ये बुक आया था 1890 ईस्वी में। और ये बुक किनका था? अल्फ्रेड मार्शल का। किनका था? अल्फ्रेड मार्शल की किताब है, जिनके हम भी फॉलोवर हैं, फैन हैं। अब यहाँ पर देखिए, सारा चीज़ ये जो है ना मैथमेटिकली बात करते थे, डायग्रामेटिक बात करते थे, हमें भी इनका जो है ना सारा थ्योरी बहुत मजा आता है पढ़ करके। अब देखिए आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन संख्या मुझे पता नहीं चल रहा है, ये क्वेश्चन शायद 27 होगा, ये जो भी होगा देख लेना कौन सी है, ये तो ऊपर से पता चल जाएगी। 16 है तो 17 होगा, है ना 27 कह रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, भूल जाते हैं। ये देखो, क्वेश्चन संख्या से हमें कोई मतलब नहीं होता है जनरली। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज रिलेटेड टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि एक निश्चित समय से कौन संबंधित है। मैंने तो 10 बार नहीं 10 लाख बार जो है वो अगर समझाने के लिए कहोगे हम एक ही चीज कहेंगे, निश्चित समय बिंदु पर जो मापा जाता है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर जो मेजर किया जाता है, तो वो होता है हमारा स्टॉक, केवल स्टॉक, केवल स्टॉक। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख देता कि यहाँ पर एक जो है ना सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करता तो हम फ्लो लगा देते, फ्लो फ्लो फ्लो। लेकिन यहाँ पर क्या है? सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित बिंदु पर जो मापा जाता है उसको हम स्टॉक कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पर जिसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है ना, तो उसका नाम ही है यहाँ पर स्टॉक। देखो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस चर का संबंध समय के किसी निश्चित बिंदु से होता है। समय के किसी निश्चित बिंदु से जिसका संबंध होता है उसको हम स्टॉक कहते हैं, और इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है,
कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, ऐसा नहीं कि प्रतिदिन प्रति घंटा, ये सब यहाँ पर डायमेंशन यूज नहीं किए जाते हैं। चलिए आगे जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, 18वां कह रहा है कि विच मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी इंक्लूड्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स हम लोग बनने देते हैं तब जाकर के प्राइसेस इंक्लूड करते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करते समय। मैंने बार बार जिक्र किया है, जीडीपी का डेफिनेशन पढ़ लो, जीडीपी का फॉर्मूला पढ़ लो। तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी का फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ गुड्स, यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स प्लस में क्या, मार्केट प्राइस ऑफ सर्विसेज, यही ना होता है। अब ये चीज़ें हम लोग जान चुके हैं बहुत अच्छे से। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि फाइनल गुड्स का जो होता है, कह रहा है कि विच मेथड, कौन सा मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी इंक्लूड्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स कौन सा गुड्स होता है, पहले इसका डेफिनेशन जानिए। कह रहे हैं कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है विच क्रॉस द बाउंड्री प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, मतलब कि दोज गुड्स विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन, यानी कि जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती है, जिसमें अब किसी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं होगा, जिसमें सारे मूल्य जुड़ चुके हैं, जिसमें टैक्सेस भी लगा चुकी है गवर्नमेंट, तो वो होता है हमारा फाइनल गुड्स, जिसको अब सिर्फ सीधे सीधे तौर पर यूज किया जाएगा। अब उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं करना है हमें, ठीक है। तो वैसी वस्तुएं होती है कि हमारा फाइनल गुड्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, हमारे पास व्हीट है, यानी कि गेहूं से हमने जो क्या बना दिया, फ्लावर बना दिया, आटा बना दिया। आटा से हमने क्या बना देना है, ब्रेड बना देना है, और ब्रेड कंज्यूमर तक फाइनली पहुंच भी चुका, कंज्यूमर के हाथ में पहुंच चुका, कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेगा, खाएगा बड़े स्वाद के साथ। तो यहाँ पर देखो गेहूं क्या है, गेहूं हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है, जो कि गेहूं को फिर आटे के रूप में तब्दील किया गया, बदला गया। तो आटा भी क्या है, आटा फाक थोड़े ना जाओगे, आटा भी हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है। और आटे के बाद फिर भी जो है रोटी बना दिया गया, तो रोटी जो है वो क्या है, यहाँ पर फाइनल गुड्स दिख रहा है। लेकिन अगर वो कंज्यूमर के हाथ तक नहीं पहुंचा है, तब तक वो जो है ना, अगर सिर्फ रीसेल हो रहा है, होटल में जैसे होता है ना, बेचा जाता है या फिर डिलीवरी किया जाता है आपके घर तक, जब तक कंज्यूमर के हाथ तक नहीं पहुंचा, तब तक वही गुड्स जो केवल इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा। ऐसा नहीं कि रोटी बन गया तो फाइनल गुड्स हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में कहता है कि उस गुड्स को जो है ना, जब तक जो है ना फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा दिया गया, वो फाइनल गुड्स कहलाएगा ही नहीं, यानी कि जब तक उसका वैल्यू एडिशन होता रहेगा। चूंकि वस्तु मान लो, है ना, यहाँ पर समझाते हैं कैसे। कह रहे हैं क्या कि जो आटा था उससे आपने गेहूं था, उससे आपने आटा बना दिया, आटा से आपने रोटी बना दिया, लेकिन रोटी बना होटल में, अभी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जुड़ेगा होम डिलीवरी करने तक तो इसलिए जब तक उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में जो है वृद्धि हो रही है, तब तक वो इंटरमीडिएट गुड्स ही माने जाते हैं। तो ऐसा हम लोग सिर्फ देखते हैं कहाँ पर है, प्रोडक्ट मेथड में। जब हम लोग उत्पाद विधि का जिक्र करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अंतिम वस्तुओं के बाजार मूल्य को शामिल करिएगा, अंतिम वस्तुओं के बाजार मूल्य को शामिल करिएगा। तो यहाँ पर आपका जो है जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट मेथड से, तो या तो हम शुद्ध मूल्य निकाल लें, या फिर जैसे कि हम कहते हैं कि गेहूं था 2000 रुपये का, या फिर जो है आटा बन गया मान लो 2200 रुपये का, मैंने कई बार समझाया है। और यहाँ पर जो है मान लो कि ब्रेड बना, तो रोटी बनाने पर भी तो खर्चा आएगा ईंधन वगैरह का, तो 25 रुपये का बन गया रोटी। लेकिन रोटी जो है कंज्यूमर तक पहुँचाया गया तो 3000 रुपये हो गया। मतलब कि यहाँ पर आटा था मात्र 2000 रुपये का, लेकिन रोटी जो है कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते 3000 रुपये का बन गया। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि एक गुड्स का जब तक उसमें प्राइसेस इंक्लूड होता रहा, तब तक वो सिर्फ मध्यवर्ती वस्तु था, और अब 3000 रुपये पर आखिरी बार आकर के फिनिश हो चुका है, तो फिनिश प्रोडक्ट या फिर अंतिम वस्तु है। तो यहाँ पर सिर्फ कह लीजिए कि 3000 ही हमारा क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम हो जाएगा। ऐसा मत कहना कि 2000 प्लस 2200 प्लस 2500 प्लस 3000। अरे भाई है वही आटा वही गेहूँ, उसी को ना केवल कन्वर्ट किया जा रहा है नए नए रूप में। तो यहाँ पर फाइनल जो गुड्स होता है वो हमारा क्या है, रोटी है, और रोटी का फाइनल प्राइस जो होता है वही होता है फाइनल मार्केट वैल्यू या फिर मॉनेटरी वैल्यू। समझ गए होंगे। चलिए आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना, क्या करें, सॉरी हिंदी मीडियम में वही क्वेश्चन है, जीडीपी की गणना किस विधि में अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है। तो उत्पाद विधि में ऐसा होगा, उत्पाद विधि में होगा। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन संख्या 19 में क्या कह रहा है, 19 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेक्ट ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या क्या कमी था, बहुत सारा कमी था भाई। अगर हमको जो है ना, हम सर्विसेज दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, और उसके बदले में ला करके साग सब्जी दे दो, तो हम अपना घर तक पहुंचाएंगे कैसे। ट्रांसफ़र करने का पैसा भी ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन पैसा भेज दो ना भी गूगल पे पर, तो हम तुरंत जो है ना 3 सेकंड में अपना घर पैसा पहुंचा देंगे।
ऐसी फैसिलिटी हो गई है। मतलब मनी को ट्रांसफ़र करना आसान है, बट बार्टर सिस्टम में चूंकि हम लोग जानते हैं डायरेक्ट एक्सचेंज होता था कमोडिटी टू कमोडिटी, इसलिए कमोडिटी टू कमोडिटी सिस्टम भी नाम से जानते हैं इसको। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि बार्टर सिस्टम में कौन कौन सी डिफिकल्टी थी। तो लैक ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ वैल्यू, चूंकि टमाटर ला करके दे दो हमको और कहो सर आपको तो टमाटर दिए थे, साल भर पड़े थे, तब प्रत्येक दिन दिए थे सर, है ना, अभी तो आपके घर में खूब टमाटर होगा। कहेंगे नहीं, वो सॉस बन चुका है, अब तुम्ही को खिलाएंगे वो। मतलब कि हम लोग बार्टर सिस्टम में जो है ना स्टोर नहीं कर सकते थे, एक्युमुलेट नहीं कर सकते थे, उसकी वैल्यू को लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि वस्तु खराब हो जाती है। ज़्यादातर पेरिसेबल गुड्स हुआ करता था इस सिस्टम के जरिए अगर देखें तो। और पेरिसेबल गुड्स मतलब होता है जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं। तो पेरिसेबल गुड्स को हम लोग ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते वैल्यू को। तो यहाँ समझ गए होंगे। ऑप्शन बी में देखिए क्या कह रहा है कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। ये तो आपके मॉडल पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ था सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो यहाँ पर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस का मतलब हो जाता है क्या कि दोहरे संयोग का अभाव है। दोहरे संयोग का अभाव चल रहा है क्या भाई कि दो व्यक्ति ऐसे होना चाहिए जो आपस में वस्तु को लेन देन करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से तैयार हों, लेकिन ऐसा आदमी जल्दी मिलता नहीं था, है ना। ऐसे में प्रॉब्लम क्या चलता था, जैसे एक व्यक्ति है यहाँ पर जिसके पास मान लो कि कपड़ा है, कपड़ा, एक दूसरा व्यक्ति है यहाँ पर बी फॉर विनोद, और विनोद के पास मान लो कि यहाँ पर कलम है, कलम, और एक तीसरा व्यक्ति है ये सी, और सी के पास है यहाँ पर मान लो कि ऐसी कुछ वस्तुएं जिसको आप मान लो मुर्गी है, मुर्गी, हाँ मुर्गी मान लो, मुर्गी है, ठीक है। अब जो है वो ध्यान से देखिए, इस बेचारे को जो चाहिए ना, इसको चाहिए मुर्गी, इसके पास है सी के पास, लेकिन उसको भेटाया पहले बी, और बी से क्या कह रहा है, भैया हमको मुर्गी चाहिए। कह रहा है कि नहीं हमारे पास मुर्गी तो नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति को चाहिए कपड़ा, यानी कि ये जो बी है वो चाहता कपड़ा है कि कपड़ा हमको दे दीजिए ना, काम मेरा हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हम कपड़ा कैसे दे सकते हैं तुमको, है ना, हमको तो मुर्गी चाहिए, तुम्हारे पास तो कलम है, हम कलम थोड़े ना लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है सीधे सीधे तौर पर नहीं मिलते थे। आप प्रॉब्लम को समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। यहाँ पर देखो ऑप्शन सी में कह रहे हैं क्या, यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ऑफ वैल्यू मेजरमेंट, मतलब कि मूल्य मापने की कोई निश्चित इकाई नहीं थी, उस समय बहुत प्रॉब्लम होता था। आज के टाइम में बहुत आसान हो गया है ना। कितना कपड़ा के बदले में केगो मुर्गी, कोई गारंटी नहीं। कितना कलम के बदले में कितना मुर्गी या कितना कपड़ा, कोई मेजरमेंट नहीं था उस टाइम, ठीक है। लेकिन अब आसानी से हम लोग बता सकते हैं यहाँ पर कि अगर जो है कपड़ा है 200 रुपया का और मुर्गी है जो है मान लो कि 200 रुपया का, तो आपस में लेन देन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि मुर्गी छोटा है, 100 रुपया का मुर्गी है, तो यानी कि मुर्गी इसको 2 को देना पड़ेगा, तब वो कपड़ा देगा इसको। अब ये संभव हो चुका है चूंकि हम लोग मनी के माध्यम से इसको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ये सभी समस्याएं था बार्टर सिस्टम के भीतर में, सभी डिफेक्ट्स थे। यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है हिंदी मीडियम से भी, क्योंकि हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ें तो हिंदी मीडियम वाले गुस्सा हो जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में ना बताएं तो इंग्लिश मीडियम वाले गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्न में से कौन सा है। दोष क्या था, मूल्य संचय नहीं कर सकते थे। संचय मतलब जमा करना, इकट्ठा करना, लंबे समय तक भंडार नहीं कर सकते थे, मूल्य को बचा के रख नहीं सकते थे। टमाटर जो है ना खुद ही चटनी बन जाता था ऐसा मान लो। ऑप्शन बी में जो है वो आवश्यकता के दोहरे संयोग की बात कर रहे हैं, मतलब दो व्यक्ति आसानी से कोई मिलता था जो आपस में लेन देन करने के लिए तैयार हो। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या, मूल्य मापने की कोई निश्चित इकाई नहीं था, है ना। अब हालांकि मूल्य का मापक आसानी से हो जा रहा है मनी के माध्यम से, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर देख ले हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पगला तो नहीं है। देखो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन संख्या 20 में क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, यानी कि व्यवसायिक बैंकों का कौन सा एक काम नहीं है। हम लोग जानते हैं व्यवसायिक बैंक क्या क्या नहीं करता है, सब कुछ काम करता है, लेकिन क्या नहीं है, गवर्नमेंट का बैंक नहीं है, वो सरकार का बैंक कभी नहीं होता है ये व्यवसायिक बैंक। ये जो कॉमर्शियल बैंक होता है ना, ये पब्लिक का बैंक होता है, जनता का बैंक होता है, जनता का, जनरल पब्लिक आप कह लो, सामान्य जनता का, जनरल पब्लिक का बैंक होता है कॉमर्शियल बैंक। जो गवर्नमेंट का बैंक होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं किसको, बैंक ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा पता है, ये होता है सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। और इसको हटा देते हैं अब, चूँकि गवर्नमेंट का बैंक कॉमर्शियल बैंक होता ही नहीं है, ये किसका बैंक होता है, पब्लिक का। और गवर्नमेंट का बैंक कौन सा होता है, सेंट्रल बैंक होता है। भारत में जैसे कौन सा है, तो भारत के केस में कह दिए तो भारत के केस में हो जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, यही नोट कर देते हैं, है ना।
ये जो बैंक आया था कब आया था? मूर्ख दिवस को। मूर्ख दिवस मतलब अप्रैल फूल, 1 अप्रैल को आया था 1935 में। अंग्रेज़ की औलाद लोग इसको जो है वो स्थापित किया हुआ था। देख सकते हैं भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसी समय का ये बैंक है। पहले था कहाँ पर? कोलकाता में था। पहले ये बैंक कहाँ था? कोलकाता में 1935 में था, कोलकाता में, ठीक है। लेकिन 1937 में कहाँ चला आया ये बैंक, है ना? RBI जो है वो 1937 की बात कर लो, ये ध्यान रखना। 1937 में कहाँ आ गया ये? मुंबई आ गया था। कहाँ पर? मुंबई आ गया था। चलिए, तो यहाँ पर केवल यही काम नहीं होगा, चूँकि जानते हैं आप क्या क्या होता है कॉमर्शियल बैंकों का काम। चूँकि इशू क्रेडिट मतलब कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं जो कॉमर्शियल बैंक होता है वो अपना लाभ कमाने के लिए क्या करता है? उधार देते रहता है। तो ऋण देना तो उसका काम है ही, यानी कि क्रेडिट देना या फिर ऋण देना। यहाँ पर देख लो दूसरा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट। बिल्कुल, ज़्यादातर हम लोगों का क्या है? सेविंग अकाउंट ही होता है बैंकों में हम लोग का, है ना? तो ये सब काम तो होते हैं व्यावसायिक बैंक के, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट का बैंक होना ये व्यावसायिक बैंक का काम बिल्कुल भी नहीं है। ओपनिंग अप फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, बिल्कुल सही। कुछ लोग पैसा अपना फिक्स्ड डिपॉजिट करवा देते हैं, कुछ निश्चित समय के लिए पैसा दे देते हैं कमर्शियल बैंकों कि लीजिए भैया रख दीजिए मेरा पैसा, हम बाद में लेंगे घुमा करके तो उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है कंज्यूमर को या फिर उसके कस्टमर को। समझ गए? आगे आ जाइए, यही क्वेश्चन हिंदी मीडियम में हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि व्यावसायिक बैंक का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर समझ आ गया होगा आपको, कंसेप्ट मैंने बता दिया है, रिपीट नहीं करेंगे। सरकार का बैंक केवल नहीं होता है व्यावसायिक बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 21 में क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? इफ द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज SLR यानी कि सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, मैंने पहले भी इसके पहले जिक्र किया था। तो SLR जो है वो क्या होता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का एक नीति है, ये टूल्स है, टूल्स कह लो, नीति नहीं, टूल्स है, यानी कि इक्विपमेंट्स के तौर पर इसको इस्तेमाल करती है RBI देश में, ठीक है। तो यहाँ पर SLR का मतलब सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि SLR वो रेट होता है जो कि गोल्ड के रूप में, कैश के रूप में, किस रूप में? गोल्ड, है ना? किस रूप में? कैश के रूप में, है ना? और अदर जो है ना सिक्योरिटी पेपर के रूप में। ये सब जो है ना बैंक यानी कि व्यावसायिक बैंक जहाँ पर हम लोग का खाता है वो व्यावसायिक बैंक, वही जो है ना लगभग RBI के रूल रेगुलेशंस के अनुसार अभी जो है 18% के आसपास होगा। आप चेक कर सकते हैं RBI की वेबसाइट पर जा करके। तो यही SLR रखने पड़ते हैं अपने पास सुरक्षित रखना पड़ता है। वो लोन बांटने के लिए पैसा नहीं होता है या फिर वो चीज़ें लोन बांटने के लिए नहीं होता। तो अगर SLR को बढ़ा दिया जाएगा उस समय तो क्या होगा? यही तो कह रहा है कि इफ़ सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज, यानी कि केंद्रीय बैंक अगर बढ़ा देती है, क्या SLR को बढ़ा देती है, देन लेंडिंग कैपेसिटी क्या होगा कमर्शियल बैंक का? तो लेंडिंग कैपेसिटी मतलब उधार देने की क्षमता घट जाएगी, क्योंकि ये जो 18% है ये व्यावसायिक बैंक खुद अपने पास रखेगा, ये लोन बांटने के लिए नहीं है पैसा। तो अगर ये 18% से 25% कर दिया जाए तो क्या होगा कि सिर्फ 75% ऐसा पैसा बचेगा बैंकों के पास। हालांकि ये 75% भी नहीं होते हैं, बताते हैं आपको, डिटेल में बताएंगे किसी दूसरी वीडियो में। सीधे मान लो कि 18% से अगर इसको 25% कर दिया जाएगा, जो कि बैंकों को सिर्फ रखना अपने पास है, उसको किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना है, तो इस समय उसकी लेंडिंग कैपेसिटी घट जाएगी, यानी कि डिक्रीजेज। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत मेहनत लग रही है भाई कंटेंट बनाने में और कंसेप्ट को क्लियर करने में। वीडियो को दबा करके शेयर नहीं किए तो वीडियो मेरी एक भी यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, आपको एक भी नहीं मिलेगा, ईमानदारी पूर्वक बता देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? यदि केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा दे तो व्यावसायिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, घट जाती है। मैंने कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 22 है। देखो यहाँ पर 22वें नंबर में क्या कह रहे हैं कि विच डिमांड फॉर मनी डिक्रीजेज। अच्छा, डिमांड मनी घट गया है, ठीक है, मनी का डिमांड घट गया है ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, यानी कि ब्याज की दर जैसे ही बढ़ जाती है तो मुद्रा की मांग को कम कर दिया जाता है, मनी का डिमांड कम हो जाता है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होते ही यहाँ पर जो मनी का डिमांड है, डिमांड फॉर मनी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। तो ऐसा कहाँ होगा? ऐसा होगा स्पेकुलेटिव मोटिव में। स्पेकुलेटिव मतलब जुआ खेलने के लिए। अरे भाई, जुआ खेलने के लिए तुमको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कोई लेगा मनी का डिमांड करेगा? कोई बैंक से लोगे पैसा उधार, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा है। जुआ में क्या गारंटी तुम्हारा पैसा आएगा कि नहीं आएगा?
संभावना बहुत कम है। तो ऐसे में संभावना हो भी सकती है। तो यहाँ पर जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेकर के लोन कोई जुआ थोड़े ना खेलना चाहेगा। हाँ, ये बात है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर रहेगा तो व्यक्ति यहाँ पर अपने इमरजेंसी सिचुएशन में मनी का डिमांड कर सकता है कि भैया हम कुछ भी ले लीजिए, हमसे पैसा सब कुछ ले लीजिए, मेरा जमीन जायदाद सब कुछ ले लीजिए, मेरा बेटा का तबीयत खराब है, मेरा जो पति का तबीयत खराब है, हमको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी अगर पैसा आप देंगे तो हम लेने के लिए तैयार रहेंगे उस समय। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर केवल इमरजेंसी सिचुएशन के लिए लोग पैसा डिमांड करेंगे, अन्यथा जुआ खेलने के लिए नहीं। चलो आगे जाते हैं। क्वेश्चन संख्या है आपका वही वाला है, हिंदी मीडियम में थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला दिख रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्याज दर में वृद्धि होने से मुद्रा की किस मांग में कमी हो जाती है। तो सट्टेबाजी के लिए जो हम लोग पैसा लेते हैं उसकी मांग कम हो जाएगी उस समय, यानी कि सट्टेबाजी के लिए हम पैसा की डिमांड कम करते हैं, मनी की डिमांड कम करते हैं। कब? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, या फिर आप ऐसा कह लीजिए सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। ठीक है, अब ये होता क्या है? ये होता है चेंज इन यहाँ पर कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? MPC कहलाता है। मतलब आमदनी में कितना परिवर्तन हुआ और आमदनी बढ़ने या घटने के बाद अपना उपभोग के स्तर में यानी कि खर्चे में कितना परिवर्तन किया, उसका अनुपात ही MPC कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारी आमदनी पहले, मान लेते हैं छोटा सा एग्जांपल, हमारी इनकम थी पहले 1000 रुपये, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारी आमदनी जो हो जाती है वो हो जाती है पहले 1000 था, अब 2000 रुपये हो जाता है। ठीक है, अब जब 1000 रुपये इनकम था तो उस समय हम खा पी करके खर्चा कर रहे थे पैसा, मान करके चलिए 200 रुपया। ठीक है, और यहाँ पर जब हमारा 2000 रुपये इनकम हो गया तो हालांकि ये ज़्यादा खर्चा होगा ना, चलो रहने दो कोई बात नहीं। यहाँ पर 2000 जब हमारा आमदनी हो गया तो उस टाइम मान लो कि हम 500 रुपया खर्चा कर रहे हैं, बहुत कंजूस आदमी हम मान लो। तो यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं? MPC हमारा कैसे निकलेगा? MPC मतलब चेंज इन इनकम। तो इनकम कितना चेंज हुआ? पहले 1000 था, अब 2000 हो गया, तो चेंज हुआ इनकम में 1000 रुपये का। तो चेंज इन इनकम कहाँ है? नीचे देखो फॉर्मूला, तो नीचे लिख देते हैं हम 1000 रुपये। चेंज इन कंजम्पशन यानी कि उपभोग में कितने का चेंजिंग आया है? 300 का, क्योंकि पहले 200 रुपये का कंजम्पशन कर रहे थे, अब 500 रुपये का करने लगे, यानी कि गैप कितने का है? 300 रुपये का। 300 यहाँ कर दिए। MPC कितना आ गया? 2 जीरो ऊपर में है, 2 जीरो नीचे है, क्रॉस कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 10 है, यानी कि 0 आपका 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये आपका MPC निकल गया। तो कह रहा है कि MPC जो है वो किसके ढाल को मापता है? मैंने बार बार समझाया है कि जब कहीं भी मार्जिनल टर्म का जिक्र कर दिया, मार्जिनल सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब जो है ना किसी ना किसी वक्र के ढाल को बता रहे होंगे, किसी ना किसी वक्र के ढाल को बता रहे होंगे। कौन? मार्जिनल, मार्जिनल, मार्जिनल वाला टर्म। तो इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात है ना, कंजम्पशन की बात है, तो कंजम्पशन फंक्शन वाले में ही चले जाओ ना भाई साहब, कंजम्पशन फंक्शन वाले में ही चले जाओ, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इसका फॉर्मूला है, इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं MPC जो किसका ढाल बताएगा? कंजम्पशन वाले में। कंजम्पशन कहाँ है? ऑप्शन डी में है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहाँ पर हम अगर डायग्राम इसका बना दें तो कैसा बनेगा? रुकिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, हर सवाल का जवाब यहाँ पर है मिल जाता। यहाँ पर देखो, बहुत आराम से बनाइए। Y एक्सिस, X एक्सिस हमने खींच दिया। अब देखो यहाँ पर हमको क्या लिखना है? X एक्सिस पर हम लोग क्या लिखेंगे इस वक्त? लेवल ऑफ इनकम, चूँकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है ये, लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, और हम लोग समझ चुके हैं कई बार मैंने बताया ऐसा कि जो स्वायत्त उपभोग होता है ना, वो आपका जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन होता है उसी को बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर इनकम जीरो है, फिर भी मान लो कि यहाँ पर मानकर चलिए कि 200 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये कुछ ना कुछ खा पी रहे हो, जीने के लिए कम से कम तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ करोगे ना। लेवल ऑफ इनकम जीरो हो चुका है, फिर भी जो है खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ पैसा तो खर्च होता ही है, भले आप जहाँ से खर्चा करें, है ना, किसी से उधार लेकर के या फिर पास सेविंग से, जहाँ भी करना हो। तो ये हमारा जो है लेवल ऑफ इनकम जीरो है, फिर भी कंजम्पशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो गैप है इसी को कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वायत्त उपभोग कहते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। और ध्यान से सुनिए, और अगर हम देखते हैं कंजम्पशन फंक्शन के अकॉर्डिंग, हम लोग जानते हैं कंजम्पशन जो होता है वो फंक्शन होता है इनकम का,
यानी कि इनकम पर ही डिपेंड करता है कंजम्पशन कितना होगा। अगर किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ा तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, और अगर इनकम घटा तो मैंने समझाया कई बार कि कंजम्पशन भी घटता है। लेकिन मैंने एक और बात बताया था कि जेमकिन्स ने चूंकि ये कंसेप्ट को दिया था, किसने? जेएमकिन्स ने। उनका मानना क्या था कि जिस रेट से आमदनी बढ़ता है उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ता, कंजम्पशन धीरे 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 बढ़ता है और इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो जिस रेट से इनकम बढ़ता है उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ता, कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि बढ़े हुए इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग भी कर लिया जाता है, बचत भी कर लिया जाता है। इसलिए इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगा जरूर, लेकिन कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ेगा। इनकम घटने से कंजम्पशन घटेगा जरूर, लेकिन कंजम्पशन धीरे 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 घटेगा। तो ऐसा किसने कहा था? जेमकिन्स ने। कब कहा था? 1936 वाली बुक में, जिसका नाम हमने बताया द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब हम बता रहे हैं आपको एक और कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला। यहाँ तो ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया, तो अब जो है वो इक्वेशन में हम बताएंगे आपको। अगर तो ये होता है कंजम्पशन वाला लाइन, जिसको हम इक्वेट करेंगे अगर, तो टोटल कंजम्पशन को सी से लिख रहे हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन को ए से लिखते हैं, प्लस में क्या? बी वाई। अब ध्यान से सुनिए, ये फोर जो क्या ना, ये जो हमने इंडिकेट किया है ये इसी का नाम है, स्वायत्त उपभोग का नाम है, ठीक है, जो कि लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं करता है। आपने देख लिया। तो यहाँ पर इसी वजह से वाई का प्रयोग नहीं है, क्योंकि ये वह कंजम्पशन लेवल है या वह उपभोग का स्तर है जो आय पर निर्भर नहीं करता। मैंने डेफिनेशन ही बोल दिया कि स्वायत्त उपभोग वह उपभोग होता है जो लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता। तो उपभोग का वह स्तर जो आय पर निर्भर नहीं करता उसको हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं। इसी वजह से इसके साथ में वाई नहीं लगा हुआ है। वाई मतलब इनकम। अब देखो यहाँ पर बी जो है ना, ये भी उपभोग ही है, लेकिन ये देखो इसके साथ में वाई का भी हमने प्रयोग किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कंजम्पशन जो है ना, इसको कहते हैं हम लोग इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ध्यान से सुनिए, ये ऑप्शन में कई बार पूछ देता है क्वेश्चन में, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में डाल देता है। तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन, इंड्यूस्ड मतलब कैसे लिखाता है? इंड्यूस्ड, हाँ याद आ गया। इंड्यूस्ड कंजम्पशन यानी कि प्रेरित उपभोग, प्रेरणा मिला, यानी कि इनकम चेंज होने के साथ प्रेरणा मिलता है, इसलिए प्रेरित उपभोग। लेकिन ये देखो ऑटोनोमस कंजम्पशन एसी लिखा हुआ है, मतलब आपको ऑटोमेटिक ये खर्चे करने ही पड़ेंगे, चाहे तो तुम्हारे पास पैसा हो या उधार लेकर के कर लो या फिर पुराना बचत से जो है कंजम्पशन कर लो। तो ये वही उपभोग का स्तर होता है ए फॉर ऑटोनोमस कंजम्पशन, है ना। स्वायत्त उपभोग यहाँ पर हमने लिख देना है क्या? यहाँ तो मैंने बता ही दिया है। और यहाँ पर जो बी है, केवल और केवल बी वाई नहीं कह रहे हैं, केवल और केवल बी की बात कर लेंगे तो ये इसी बी का नाम होता है एमपीसी। एमपीसी क्या होता है आपको पता चल चुका है। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग वाई और यहाँ पर ऊपर में लिखते हैं डेल्टा सी। तो ये देखिए एमपीसी जो है ना, ये यहाँ पर तो एमपीसी जो है हमने क्या बताया? कंजम्पशन वाले लाइन के ढाल को बताएगा। मतलब कि ये अगर ज़्यादा रहा बी, ठीक है, जैसे कि 0.4 रहा, ये हमेशा पॉइंट में ही रहेगा। एमपीसी हमेशा पॉइंट में ही निकलता है, जैसे आपने देखा अभी कुछ देर पहले ही। तो 0.4 रहा तब का ढाल अलग होगा इसका, 0.6 रहा तब ये स्लोप जो है वो अलग बन सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कंजम्पशन कर्व कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इसी पर डिपेंड करता है, ये वाला बी वाला पर, मतलब कि एमपीसी पर ही डिपेंड करेगा कि कंजम्पशन लाइन यहाँ से खिंचाएगा या फिर थोड़ा जो है ऐसे होगा या फिर थोड़ा जो वो ऐसे होगा। ये किस पर डिपेंड करेगा? इसी पर डिपेंड करेगा, जो बी है ना उसी पर डिपेंड करता है कि ऊपर खिंचाएगा ऐसे करके या ऐसे करके या फिर ऐसे करके, जैसा भी है। समझ गए होंगे। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक बार देखें जरा, इसको देखो जरा, देखो तुझे क्या हुआ है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि एमपीसी जो है ना मेजर करता है स्लोप ऑफ, खाली स्लोप पूछा हुआ था तो मैंने बता दिया स्लोप कौन सा है। सही जवाब है डी, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, है ना। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जो है वो किस फलन की ढाल को मापती है? तो उपभोग फलन की माप को यहाँ पर जो है ढाल को बताती है। चलिए उपभोग फलन। अगला क्वेश्चन संख्या 24 कह रहा है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इज 4। मल्टीप्लायर का मतलब के होता है, के मतलब मल्टीप्लायर, के से सूचित करते हैं। ये जेमकिन्स ने ही दिया था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, है ना, जेमकिन्स का ही कंसेप्ट है, उसी बुक में आया था ये भी, मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है। ये कितना दिया है? 4। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया। एमपीएस क्या होगा, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा। और इसको हम ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, देख लेना 2022 वाला प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
के इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 1/MPS, क्या होता है 1/MPS। लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर MPC के साथ पूछता, तो MPC तो नहीं है यहाँ पर, MPS है, तो MPC के साथ पूछता तो होता है 1/1 - MPC। फॉर्मूला दोनों रट लीजिए। अब देखो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, कंसेप्चुअली सारी चीज़ें ना इतना ज़बरदस्त पूछा हुआ है, बेहतरीन है। देखो 1/ कितना है, MPS ही रहेगा ना ये, हाँ MPS ही रहेगा, चूँकि यहाँ पर K का वैल्यू दिया। अच्छा ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं हम। कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है, स्पेस तो रुको 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 थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर देखें फॉर्मूला क्या होता है, K बराबर हमने लिखा 1/, यहाँ पर क्या लिखना है MPS, हो गया। अब हमारा जो K है वो कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे इफ़, यानी कि अगर K इक्वल टू कितना है 4, तो क्या कह रहा था क्वेश्चन में कह रहा था MPS कितना होगा। तो लो हम लोग यहाँ पर जान चुके हैं ना, तो K बराबर हम लोग क्या जानते हैं 1/MPS, फिर से लिख दे रहे हैं हम, और K का वैल्यू कितना है 4, तो K के जगह पर 4 लिख दिए, 1/ क्या लिखेंगे MPS लिखेंगे। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर लो, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 दे सकते हो, 4/1 मतलब 4 ही होता है, तो क्रॉस मल्टीपल कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा यहाँ से इधर गुना करो तो ये, और इधर से इधर गुना करो, थोड़ा सा रुकना, इसको हटा देते हैं हम, और यहाँ पर गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 4MPS इक्वल टू आ जाएगा 1, और MPS इक्वल टू आ जाएगा 1/4, और 1/4 का मतलब कितना होता है 0.25 होता है, मतलब MPS का कितना आ जाएगा, तो MPS आ जाएगा 0.25। समझ गए होंगे मैंने क्या समझाया आपको, बहुत बेहतरीन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा 24वें नंबर क्वेश्चन के लिए ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम, अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। अच्छा वही क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी मीडियम है, तो हम पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहे हैं कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में गुणक का मान 4 है तब बचत सीमांत प्रवृत्ति का मान क्या होगा। तो हमने बता दिया आपको किस ढंग से आपको कैलकुलेट करने हैं। K बराबर दिया है 4 और यहाँ पर पूछ रहा है कि MPS का मान क्या होगा, तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, यहाँ पर 1/MPS लिखना है, और इसका मतलब क्या होता है, आप जो है यहाँ पर केवल MPS लिख देना और K के जगह पर 4 लिख देना, आपस में क्रॉस मल्टीपल कर देना तो निकल जाएगा 4MPS इक्वल टू कितना हो जाता है 1, और फिर इधर कर देते हैं हम कैलकुलेशन, है ना। तो यहाँ पर देखो MPS बराबर कितना हो जाता है 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 0.25। चलिए समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर है 25, और 25वें नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ डज एन इंक्रीज इन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड। बिल्कुल सही, अभी जैसे आपको मैंने बताया कि MPC क्या होता है, वो बताता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। अब यहीं से क्वेश्चन अलग तरीके से है। अब कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। तो देखो एग्रीगेट डिमांड जो होता है ना फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है C+I, और जैसे अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ गया तो आप यहाँ पर ऐसे भी इसको तो एक्सपेंड कर सकते हैं ना। C बराबर क्या था, हमने लिखा था यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस में इंड्यूस्ड कंजम्पशन, है ना, यही तो था फॉर्मूला, प्लस में आप I कर दो, ऐसा भी एक्सपेंड आप कर सकते हो। तो कह रहा है कि केवल और केवल APC है क्या, नहीं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि MPC, तो इसी को ना नाम दे रहे थे अभी कुछ देर पहले MPC। तो B अगर जो है चेंजिंग आ जाएगा तो ओवरऑल समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर हमारा जो एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा वो क्या होगा, चूंकि MPC क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये अगर बढ़ गया वैल्यू तो इसके साथ चूंकि इनकम के साथ गुना में है और गुणात्मक तरीके से हो गया, मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा उस समय बढ़ जाएगा। चूंकि इस B का नाम है MPC, और MPC का मैंने बार बार बताया है डेल्टा C बाई क्या होता है डेल्टा Y। खतरनाक, बहुत बेहतरीन। कह रहे हैं कि यहाँ पर द स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ऑप्शन B हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो हिंदी मीडियम का, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि से समग्र मांग को किस प्रकार जो है प्रभाव पड़ेगा या फिर किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो MPC उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति मतलब MPC एग्रीगेट डिमांड को, यानी कि एग्रीगेट डिमांड को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो मैंने बता दिया समग्र मांग की ढाल जो हो बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी।
अगले सवाल पर जाते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। 26वें नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रेवेन्यू इनकम, फोकस करिए, कैपिटल इनकम नहीं बात कर रहा है, रेवेन्यू इनकम कौन सा होगा, तो डिविडेंड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये आपका जो वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बाकी जो है यहाँ पर क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार अपनी परिसंपत्ति बेच करके पैसा कमाती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, विनिवेश कहते हैं जिसको हिंदी में। एक्सटर्नल डेप्ट यानी कि विदेशी जो है कोई ऋण ले रही है गवर्नमेंट, यहाँ पर हाउस होल्ड डेप्ट यानी कि घरेलू ऋण। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना कैपिटल अकाउंट में मेंशन होता है। और गवर्नमेंट यहाँ पर जो है क्या मेंशन कर रही है, जो गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि रेवेन्यू इनकम कौन सा होगा, तो डिविडेंड फ्रॉम दी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। चलिए, गला सूख चुका है, प्यास लग चुकी है और क्वेश्चन अंतिम भी होने जा रहा है, कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। सरकार के राजस्व आय का एक स्रोत कौन सा है, ये बताइए। सरकार के राजस्व आय का यानी कि रेवेन्यू इनकम कौन सा होगा गवर्नमेंट का, तो सरकार के द्वारा किए गए निवेश का लाभांश। सही जवाब और सटीक जवाब। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन संख्या 27 में कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ बजट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर। सरकार जहाँ खर्चा ज़्यादा कर देगी, सरकार को तो घाटा लग गया, ज़्यादा सोचना क्या है, तो डेफिसिट बजट होगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार का क्या हो गया है, खर्चा ज़्यादा हो गया है। और सरकार ने अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिया किसकी तुलना में, इट्स इनकम। इनकम मतलब सरकार का रेवेन्यू, सरकार के रेवेन्यू कम हुए हैं और खर्चा सरकार ने ज़्यादा किया है, सरकार का लग गया क्या, डेफिसिट बजट। ठीक है, सरकार को घाटा लग गया। और घाटे का बजट कहाँ अपनाया जाता है, तो घाटे का बजट अपनाया जाता है डेवलपिंग इकोनॉमी में, जहाँ पर लोगों की डिमांड चूंकि देश में बहुत कम रहती है, लोगों का पर कैपिटल इनकम कम रहता है, तो सरकार ना अलग अलग योजनाएं बना करके लोगों के खर्चे को बढ़ाने की या फिर लोगों की आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करती है, ताकि जनता का जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठ सके। तो यहाँ पर इस वजह से डेफिसिट बजट का सहारा लेना उस टाइम में ठीक होता है जब देश के अंदर में एग्रीगेट डिमांड घटा होता है, कम होता है। ठीक है, क्योंकि सामूहिक मांग जब कम होता है तो उसको बढ़ाने के लिए सरकार यहाँ पर क्या करेगी, अपने खर्चे को बढ़ाएगी। क्योंकि आप एग्रीगेट डिमांड में 4 सेक्टर मॉडल के अंदर में 3 सेक्टर मॉडल में क्या पढ़े हुए हैं कि एग्रीगेट डिमांड में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाता है C प्लस I प्लस क्या G, और प्लस में क्या होता है, यहाँ पर होता है X माइनस M। क्या होता है, X माइनस M। तो सरकार उस टाइम में अपने खर्चे को बढ़ाती है ताकि जनता के हाथ में पैसे पहुंचे, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से पैसे खर्च करती है, जनता का जो है वो यहाँ पर जो है आमदनी बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है। चलिए, कह रहे हैं कि किस प्रकार के बजट में सरकार का खर्चा यानी कि सरकार का व्यय उसके आगम से अधिक होता है, तो घाटे के बजट में ऐसा होता है क्योंकि सरकार के पास जो ना खर्च ज़्यादा हो जाता है, सरकार के क्या हो जाते हैं, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, और सरकार के पास जो आमदनी होती है या फिर सरकार का जो आगम होता है वो कम होता है, रेवेन्यू कम होता है। चलिए आगे जाते हैं, और संतुलित बजट में क्या होगा, संतुलित बजट में यहाँ पर साइन लग जाएगा दोनों, यहाँ पे सरकार का जो खर्चा होता है एक्सपेंडिचर वो बराबर हो जाएगा सरकार के रेवेन्यू के बराबर, तो ये संतुलित बजट है। और अधिशेष बजट मतलब सरकार के पास जो है ना रेवेन्यू एक्सेस पहुंच जाएगा और सरकार खर्चे जब कम करेगी। इस प्रकार से पिछली बार झारखंड में तैयार किया गया था बजट, आधिक्य बजट, मैंने बार बार समझाया, अधिशेष बजट भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो सरकार ने खर्चे जब कम कर दिए और सरकार के पास खूब कमाई पहुँचा है तो इसको कहते हैं आधिक्य बजट। और आधिक्य बजट का सहारा तभी लेना चाहिए देश और राज्य के भीतर जब देश और राज्य की स्थितियाँ बहुत अच्छी चल रही हों और महंगाई की स्थिति बनी हुई है। तो देश में जब महंगाई की स्थिति बनती है या राज्य में जब महंगाई की स्थिति बनती है तो सरकारों को ना घाटे का बजट नहीं बल्कि आधिक्य बजट प्रस्तुत करना होता है ताकि सरकारें अपनी खर्चे कम करें। देखो सरकार खर्चे कम कर रही है, रेवेन्यू ज़्यादा मिला है ना। ऐसा कब करती है, तो जब देश के अंदर में एग्रीगेट डिमांड बढ़ा रहता है, यानी कि वैन कह सकते हैं, यहाँ पर लगा दो वैन एग्रीगेट डिमांड क्या होता है ज़्यादा, देन क्या अपनाएगा सरप्लस बजट। और जब एग्रीगेट डिमांड होता है कम, है ना, एग्रीगेट डिमांड होता है कम, वैन लिख दो, वैन एग्रीगेट डिमांड होता है कम तो सरकार घाटे का बजट का सहारा लेती है। चलिए आगे जाते हैं, क्वेश्चन संख्या 28 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए भाई सब, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जीएसटी इन इंडिया। भारत में जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था तो कब किया गया था, पहले ये समझ लीजिए। जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स, आप लोग जानते ही हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सबको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो कमेंट में बताना जरा।
किसको मालूम नहीं था? और ये भारत में कब इम्प्लीमेंट किया गया था, मैंने कई सारी वीडियो में बताया है, तो आप जा करके एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लेना सारी वीडियोज़। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि किस में जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं किया गया इंडिया के अंदर में। तो पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर में, ठीक है, इस पर जो है वो जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है भारत के अंदर में। आगे देखिए यहाँ पर, भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी से बाहर रखा गया है? तो पेट्रोलियम उत्पाद के ऊपर जो है वो टैक्स जीएसटी यानी कि नहीं लगा हुआ अभी तक। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन संख्या जो है आपका कौन सा आ जाएगा, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ पर टैक्सेस लगने चाहिए और या नहीं लगने चाहिए, ये तो विषय है ना, डिबेट का। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या जो है 29 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा ऑफ अ लमसम टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इक्विलिब्रियम इनकम इन द इकोनॉमी। भाई साहब ये लॉन्ग क्वेश्चन डाल दिया है, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इस पर अगर डिटेल आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना क्वेश्चन संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन संख्या जो है 29 आप मेंशन कर देना। हम समझ जाएंगे कि आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, ठीक है, हम समझ जाएंगे कि आपको डिटेल में वीडियो चाहिए। सिर्फ लिख देना क्वेश्चन नंबर 29। देखो हम भी देर तक ना पगला जाते हैं अगर बोलते रहें तो 29 जो है आपको ध्यान रखना है, और 29 ही आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करना है 29, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बना रहे हैं हम, बहुत लंबी, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। अब देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम इनकम पर क्या असर पड़ेगा इकोनॉमी में। सरकार टैक्स लगा देगी तो उस समय क्या होगा, समझने वाली बात है, क्या करने वाली बात है, समझने वाली बात है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर एक पहले तो जवाब जान लीजिए, इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज ना, टैक्स लगने से ऐसा कहाँ होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम इनकम। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा हम डिटेल में वीडियो में बता देंगे, लेकिन अगर आपको जो है वो इसका डिटेल लेक्चर चाहिए तो कमेंट जब तक नहीं करोगे तब तक वीडियो डालेंगे ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जो है ना दम है, क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है अगर आप जानना चाहें तो सरकार के द्वारा एक मुक्त कर लगाने से यानी कि लमसम टैक्स लगाने से अर्थव्यवस्था के संतुलन आय पर क्या असर पड़ेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संतुलन आय में कमी हो जाएगी। कैसे कमी होगी इसके लिए आपको बार बार कह रहे हैं 29 आप कमेंट कर देना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 30 और आखिरी क्वेश्चन ये देखो। क्वेश्चन संख्या 30 क्या कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग, वन का है ना, वन मतलब एक, वन ऑफ द रीजन्स यानी कि क्या एक कारण है फॉर द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। अच्छा, भारत में पैसा आने का क्या क्या कारण है? फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्रा यानी कि विदेशी पैसा। तो देश में कैसे कैसे आता है? गिफ्ट के माध्यम से आता ही है ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम शॉर्ट में FDI बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कहती है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ावा दे रही है अभी देखो FDI को। यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि भारत के अंदर में जो है ना, भारत के अंदर में जो बात करते हैं कि बना करके दूसरे देशों को बेचो, बेचने से क्या होगा, फॉरेन रिजर्व हमें प्राप्त होगा। जिस प्रकार से आज चाइना ने सबसे ज़्यादा जो है ना फॉरेन रिजर्व इकट्ठा कर लिया अपने पास। किसने? चाइना ने सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व इसी के पास है, चूँकि दूसरे देशों को बना करके ज़्यादा एक्सपोर्ट करने में माहिर है। हमारे यहाँ पर ऐसी टेक्निक है ही नहीं। घटिया किस्म की क्वालिटी एजुकेशन, घटिया किस्म की ट्रेनिंग, ये दे करके हमारे जो है देश की तरक्की कहाँ से हो सकती है। अब हमें मजा आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, लोग जो है ना टिके रहेंगे मार्केट में, ऐसे टीचर्स जो है बढ़ेंगे देश के अंदर में, ऐसे समाज के अंदर में टीचर ज़्यादा आएंगे जिसको पढ़ाने में मजा आता है, जिसको कंटेंट देने में मजा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चाइना जो है ना बना करके सामान को ज़्यादा एक्सपोर्ट करने में माहिर है और इस वजह से इसके पास फॉरेन रिजर्व ज़्यादा है। तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का तो हमारे यहाँ पर भी रिजर्व बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा बढ़ेगा। तो ऑल ऑफ दिस जवाब बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन का हिंदी मीडियम ले रहे हैं यहाँ पर देखो, कह रहे हैं कि भारत में विदेशी मुद्रा प्रवाह का एक कारण कौन सा हो सकता है। तो हमारे यहाँ पर जब विदेशी मुद्रा का प्रवाह होगा इसका मतलब अंतः प्रवाह, इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं एक तरीके से। इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट किया हमारी इकोनॉमी के अंदर में, पैसा बढ़ा, हमारे यहाँ पर रोजगार वगैरह बढ़ेंगे, हमारे पर यहाँ पर उत्पादन बढ़ेगा, ये सब सारी चीज़ें बूस्ट होती है इकोनॉमी के अंदर में इससे। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अभी देखो राम मंदिर देखने के लिए लोग आएंगे, विदेशी लोग, है ना, तो यहाँ पर वो अपना पैसा डाल करके जाएंगे, खर्चा करके जाएंगे, यहाँ इससे भी हमें फॉरेन रिजर्व प्राप्त होते हैं। तो टूरिस्ट वगैरह से भी हमें यानी कि रिजर्व मिलता है, विदेशी मुद्रा मिलता है। थैंक यू सो मच। रखते हैं आज वीडियो में इतना ही। जय हिंद।